ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। और अच्छी तेजी इस मार्केट में बनती हुई, इंतजार उन रिकॉर्ड लेवल्स के टूटने का। लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। रिटेल महंगाई घटने से जोश में बुल्स, रिकॉर्ड हाई के करीब बैंक निफ्टी 18,400 के पार निकला निफ्टी। सेंसेक्स 450 पॉइंट ऊपर, मिड कैप में भी जोरदार एक्शन। रिटेल के बाद अब थोक महंगाई में भी गिरावट, 3 साल के सबसे निचले स्तर के करीब आई WPI। फ्यूल एंड पावर के साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, प्राइमरी आर्टिकल्स की ज्यादा भूमिका। तेजी के इंजन को ऑटो शेयरों से मिल रहा है जोरदार बूस्ट। शानदार नतीजों के बाद टाटा मोटर्स DVR 3% ऊपर, हीरो मोटो में 4% का उछाल। रिकॉर्ड हाई पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स। और बढ़ी टाइटन की चमक, रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा स्टॉक, निवेशक हुए मालामाल। 23 साल में 1 लाख के निवेश की वैल्यू अब करीब 7.25 करोड़ हुई। प्रॉपर्टी शेयरों के लिए डबल खुशखबरी, रेट हाइक थमने की उम्मीद और DLF के नतीजों ने भरा जोश। 8% से ज्यादा उछाल के साथ FNO का टॉप गेनर बना DLF। शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबेरॉय में भी जोरदार उछाल। और नतीजों के बाद 4% भागा कोलगेट का शेयर, उम्मीद से बेहतर रहा मुनाफा और मार्जिन का आंकड़ा। FMCG कंपनियों में डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, HUL जैसे शेयरों में भी खरीदारी के अंश। और कल आएंगे निफ्टी की कंपनी भारती एयरटेल के नंबर्स। 76% बढ़ सकता है मुनाफा। बैंक ऑफ बड़ौदा, JSPL समेत वायदा में शामिल 6 कंपनियों के रिजल्ट्स का रहेगा इंतजार। चलिए आज बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज हमारे कैप्टन साहब फुल मूड में। और हर्षदा, मैं एक चीज़ मतलब नोटिस कर रहा था। मैं मतलब हमेशा एक चीज़ नोटिस की है कि ऑल टाइम हाई नॉर्मली आप या तो फर्स्ट आवर में लगता है या लास्ट आवर में लगता है। और आज सुबह सुबह ऐसा देख के लग रहा था बैंक निफ्टी को कि आज क्लोजिंग शो में हमारे ऑल टाइम हाई हम बैंक निफ्टी पर लगाएंगे। और क्या शानदार मूव इस समय मार्केट में। और ये पूरा का पूरा जो ट्रिगर था मार्केट के लिए वो था इन्फ्लेशन नंबर, रेट एक्सपेक्टेशन कि अब शायद बस रेट सिस्टम में बढ़ेंगे नहीं। कई लोग तो अब ये मान रहे हैं कि हम शायद इस साल ही एक कट भी देख लें RBI की तरफ से। पॉसिबल है, जिस तरीके से महंगाई के नंबर्स गिरे हैं और सब 5% पर अब हम आ गए हैं, ये पॉसिबल है। और बैंक निफ्टी तो रिकॉर्ड हाई के एकदम करीब आ गया अब इस समय। और ब्रॉडर मार्केट में अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखें तो वो भी इस समय 52 वीक हाई के एकदम करीब है। तो 46 पॉइंट दूर, 44 पॉइंट दूर अब इस समय, 140 तक गए थे हम, तो 11 पॉइंट दूर रह गए थे सिर्फ इसमें बैंक निफ्टी में। और मिड कैप इंडेक्स 52 वीक हाई के करीब है। और थोड़े से ग्राफिक्स अगर प्ले हो जाएं तो क्लियरली आपको एक विजिबल है इस समय स्क्रीन में किस तरीके का मूड। एक और चीज़ जो आज बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑटोस और FMCG, ये 2 पॉकेट्स हैं जिन्होंने इस मार्केट को लीड किया है। और ऑटो, FMCG और बैंक्स, जब ये 3 पॉकेट्स रैली करते हैं इसका मतलब क्या? टाइटन हो गया जैसे फॉर एग्जांपल, पूरी की पूरी कंजम्पशन बास्केट। इसका मतलब इकोनॉमी में कंजम्पशन अच्छी कर रही है। और कंजम्पशन ऑब्वियसली आप एक साथ पैसा देके नहीं करते हैं, तो आप किसी न किसी को उसको फाइनेंस करते हैं। तो फाइनेंस कौन करता है? बैंक्स और NBFCs। तो बैंक्स और NBFCs में मूव हुआ। ये एग्जैक्टली वही रैली है जो इंडिया की सबसे बड़ी जो बुल मार्केट थी वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट थी, क्योंकि ये हमारी रैली जो है डोमेस्टिक इन नेचर है। Correct. आप अमेरिकन मार्केट्स देखिए, एशियन मार्केट्स देखिए, आज सारी की सारी एशियन मार्केट्स है जैसे कुछ पता नहीं क्या हो गया वहाँ पर। अमेरिकी मार्केट्स को पता नहीं क्या मतलब क्या सांप सूंघ गया वहाँ, तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारी मार्केट फिर भी लगातार वन वे रैली। और DLF के नंबर्स के बाद जो रैली आई है वो प्लस ये इन्फ्लेशन, जैसे ना एक सब चीज़ें एक साथ जुड़ने लगती हैं, आज एग्जैक्टली वही हो रहा है मार्केट के साथ। और मुझे लग रहा है ऑल टाइम हाई आ जाना चाहिए बैंक निफ्टी में। जी हाँ, तो उस ऑल टाइम हाई का इंतजार जरूर रहेगा। और बस कुछ पलों की बात है, होपफुली वो आज ही स्क्रीन पर दिखाई दे, अनलेस लोगों का मन करे कि कल का दिन ज्यादा शुभ हो, वो तो पता नहीं। लेकिन स्ट्रैटेजी फिर क्या रहेगी अनुज, क्योंकि हम इस हाई को डेफिनेटली बस इंतजार कर रहे, चेज भी नहीं कर रहे। नहीं बिल्कुल, देखिए स्ट्रैटेजी इस मार्केट में बहुत सिंपल रही है।
कि आप पोजिशनल लॉन्ग रहिए, और हमने डिस्कस किया था कि मई में ऑल टाइम हाई और सेकेंड हाफ में 45,000 भी पॉसिबल है। लेकिन पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 18,420 के ऊपर अब हम ट्रेड कर रहे हैं, और अब इसके ऊपर ट्रेड करेंगे तो और शॉर्ट कवरिंग यहाँ से बढ़ेगी। मेरे ख्याल से 18,600 का रास्ता खुल गया है। 18,600 तक अब मार्केट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है निफ्टी में, और बीच बीच में हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आए, और प्रॉफिट टेकिंग बीच बीच में करनी भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको बढ़ा देना है, 18,200 पर कर लेना है, और मुझे लग रहा है पॉसिबल है कि मई ऑल टाइम हाई आ जाए। मई का महीना ना बदनाम है, लेकिन इतना खराब होता नहीं है। वो एक्चुअली बस 2-3 मई इतनी खराब हुई थी कि उसकी वजह से सबने बोलना शुरू कर दिया था सेल इन में एंड गो अवे। अदरवाइज अगर आप एनेक्डोटली डेटा उठाकर देखेंगे ना, तो ज़्यादा मई में पैसा बनता है बजाय कि टूटने के मार्केट में। अब ये बैंक निफ्टी, अच्छा बैंक निफ्टी पहले मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ। पिछले शो में मैं वो डिस्काउंट एंगल एक्सप्लेन कर रहा था, मेरे ध्यान से वो उतर गया कि HDFC बैंक कल एक्स डिविडेंड जा रहा है, 19 रुपये का डिविडेंड है, और उसके हिसाब से करीब 100-150 पॉइंट का इंपैक्ट आएगा बैंक निफ्टी के फ्यूचर पर। इसके लिए वो डिस्काउंट, वो कैश पर, इसके लिए वो जो है फ्यूचर डिस्काउंट पर है। तो वो थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने रिमाइंड कराया, तो मैं कहा चलो बता देता हूँ। लेकिन पॉसिबल है कि आज आप 44,151 हिट करें, एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग आए वहाँ पर, क्योंकि सबने अपने प्रॉफिट टेकिंग ऑर्डर्स डाले हुए होंगे, सबने 44,150, 160 में डाले हुए होंगे, वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। लेकिन अगर उसको ऊपर आज हम बंद हो गए ना, तो फिर वो 45,000 जो मई में पॉसिबल है। अब आपको रोज ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बढ़ाना है, 43,500 पे ले आना है। लेकिन ये ना मार्केट में कभी कभी इस तरीके के मौके आते हैं जैसे मार्केट आपको इतना चैरिटेबल गेन देता है। आपको याद होगा लास्ट फ्राइडे को बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट गिरा था, जब वो HDFC बैंक पर इंपैक्ट आया था। लेकिन 3 दिन नहीं लगे मार्केट को पूरी रिकवरी करने, और उससे ज्यादा भी दिया है, उससे ज्यादा दिया है। और जबकि HDFC बैंक अब तक वहां नहीं पहुंचा है जिस लेवल से गिरा था। इसका मतलब बाकी स्टॉक्स उस हिसाब से चलने लगते हैं। अर्निंग्स का इंपैक्ट देख लीजिए आप, बारिंग 1-2 केसेस जैसे नवीन फ्लोरिन हो गया या एक आध स्टॉक हो गया जहां पर आपको लगता है कि शायद ये पीक अर्निंग्स है, कमोडिटाइज्ड अर्निंग्स है। अदरवाइज मार्केट ने अच्छा रिवॉर्ड किया। DLF के नंबर्स के बाद रिएक्शन देखिए, क्या शानदार रिएक्शन है DLF के नंबर्स के बाद। आई थिंक मार्केट में इस समय क्लियरली एक डोमेस्टिक मोमेंटम जबरदस्त इंटैक्ट। जी हाँ, और अब अच्छी तेजी बनती हुई साफ दिखाई दे रही है, इसीलिए तेजी का ही ट्रेड क्लियरली आप कैरी करेंगे। और डिप पर हम हर रोज कह रहे हैं कि खरीदारी का मार्केट है, ये आपने दरअसल अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। इस बीच सेंसेक्स, निफ्टी बैंक ऑफ कोर्स तेजी में, और मिड कैप इंडेक्स में भी जो जोश है वो काफी सराहनीय, करीब 280 पॉइंट ऊपर। वो फिगर इनफैक्ट हमने हेडलाइन में नहीं पढ़ा, लेकिन 280 अंकों की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। जो हम कहते हैं ना चौतरफा खरीदारी, वो आज स्क्रीन पर दरअसल नजर आ रही है। वीरू, फिर इंडिविजुअल स्टॉक वाइज अगर सिचुएशन को भापना शुरू करें, कहां पर सबसे ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है आपको पोजिशनली? गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून अनुज। स्ट्रेंथ रियल स्टेट्स में काफी अगर आप देखें अच्छी है, बोथ इन कैश एंड डेरिवेटिव्स। आप देखिए DLF लीड करता हुआ, हालांकि बातचीत करते करते गोदरेज प्रॉपर्टीज, अगर आप देखें इस वक्त ओबरा रियल्टी, सारे के सारे स्टॉक्स डे हाई पर है। बट जहां तक OI एडिशन का सवाल है हर्षिता, आज रियल स्टेट डोमिनेट कर रहा है। DLF में करीब 10.5% का OI बिल्डअप, 3% का गोदरेज प्रॉपर्टीज में, ओबरा रियल्टी में करीब 2.25% का। बट लीड नो डाउट डेफिनेटली इट्स DLF। और एक और चीज, 2009 के क्लस्टर को से लेके अब तक, यानी करीब 2023 तक के सारे एवरेजेस, सारे हाईज को क्रॉस कर चुका है। तो एक 13 साल के 14 साल के हाईएस्ट क्लस्टर में DLF ट्रेड करता हुआ, और 10.5% का एडिशन है। फार्मा में कुछ स्टॉक्स में आज काफी अच्छा खासा मूव है। आज प्रकाश सर ने पहला ट्रेड क्लिप किया था अपोलो हॉस्पिटल्स, उसमें अच्छी खासी एडिशंस है। लेकिन ल्यूपिन लीड कर रहा है। OI एडिशंस की अगर आप शीट को देखें तो वहां पे ल्यूपिन लीड करता हुआ 5.5% का बिल्डअप। बैंकिंग में छोटे कुछ 2 बैंक्स जो थे आज, बैंक ऑफ बड़ौदा और RBL बैंक, यहाँ पे OI एडिशंस हैं। FMCG में कोलगेट सुबह सुबह अनुज ने ग्रिप किया था, ये अच्छा करता हुआ 18.8% का बिल्डअप। HUL में करीब 2.8% की स्ट्रेंथ है, मतलब OI बिल्डअप है। ये 2 स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं। और ऑटो, टाटा मोटर्स अपनी अर्निंग्स के बाद आज एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया, 2.25% का बिल्डअप। यहाँ पे हीरो मोटर कॉर्प 2.5% का, और आयशर मोटर्स यहाँ पे ऑटो में सबसे बड़ा बिल्डअप है 8.25% का। बट रियल स्टेट हर्षता वाकई डोमिनेट करता हुआ OI की शीट पे इस वक्त। जी हाँ, तो क्लियरली रियल एस्टेट काउंटर्स में सबसे ज्यादा तेजी बनती दिखाई दी है, ऑल कर्टसी DLF। और फिर ऑफ कोर्स ओबरॉय के नंबर्स कल आएंगे तो उस पर भी नजरें रहेंगी। चलिए आपको फटाफट से कुछ ऐसे ट्रेड्स दिखाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। ट्रेंडिंग काउंटर्स आज इत्तेफाक से, जहां बैंक्स, कंजम्पशन, ऑटो सब चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का भी साथ है। करीब यहाँ पर टेक महिंद्रा 2% के गेंस पर, इन्फोसिस देखिए 1.5% की तेजी कमाता हुआ। वहीं भारतीय एयरटेल अहेड ऑफ इट्स नंबर
नंबर्स, कल नतीजे आएंगे, स्टॉक 1% ऊपर है। तो कोल इंडिया में भी आज हम देख रहे हैं 1.1% तक की तेजी। सन टीवी बड़े दिनों बाद इस स्टॉक में तेजी आती हुई, या फिर उसको हम मेंशन कर रहे हैं, 3.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। डाबर जैसे काउंटर्स, एसबीआई कार्ड जैसे काउंटर्स, बंधन बैंक के सब वो काउंटर्स है जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और अच्छे वॉल्यूम्स पर दरअसल ये खरीदारी के अंश आज बनते दिखाई दिए हैं। कुछ मुनाफा वसूली की लेवल्स आप देखिएगा। अदानी एंटरप्राइजेज, इन्होंने वो QIP की तैयारी की है, स्टॉक लड़खड़ाता हुआ। सिप्ला में प्रेशर है, नवीन फ्लोरीन पोस्ट नंबर्स कुछ करेक्शन कर रहा है। पॉलीकैब कमेंट्री इतनी कुछ खराब नहीं थी, लेकिन हाँ ऊपरी लेवल से स्टॉक थोड़ा सा मुनाफा वसूली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन इस समय मार्केट की, और इनमें से कुछ कई स्टॉक्स की हम चर्चा करेंगे आगे। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं जो आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। फंडामेंटल्स पर हम बात करेंगे शरद अवस्थी से। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ है प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा राउत और साथ ही साथ विकास सालुंकी। फिर 2:30 पर क्या चल रहा है बे, डीमार्ट पर नजरें रहेंगी। नंबर्स बहुत ही एवरेज थे, अब हो क्या रहा है, स्टॉक क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा, इस पर यतिन कुछ रोशनी डालेंगे। 2:40 पर हर रोज की तरह 4 का चौका। मानस से जानेंगे एफएनओ का सुपरस्टार। विकास सालुंखे देंगे चार्ट का चमत्कार। तो मिड कैप फंडा के लिए बात करेंगे हम शरद अवस्थी से। और ऑफ कोर्स हमारा ऑप्शन ट्रेड लेके तैयार बैठी है शिल्पा राउत। फिर 2:45 पर फोकस रहेगा भारतीय एयरटेल के नंबर्स पर। ग्रैन्यूल्स के नतीजे आने वाले हैं, और आगे हम ऑफ कोर्स कुछ जानकारों को जोड़ेंगे मार्केट पर एक लार्जर पर्सपेक्टिव देने के लिए। फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे BTST ट्रेड्स और STBT के साथ, डीलिंग रूम चेक और ऑफ कोर्स क्लोजिंग स्ट्रैटेजी। ओके, चलिए फिर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, और एक के बाद एक गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। इस समय हमारा पैनल स्क्रीन पर। आप सबको गुड आफ्टरनून। गाबा सर, आपसे शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लेंगे इस समय? गुड आफ्टरनून टू यू। ट्रेड में लूंगा L&T फाइनेंस, 9760 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 96 का, टारगेट 100 के। L&T फाइनेंस अप मूव ऑन है, करेक्शन हुआ, उसका कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद ही ब्रेकआउट मिला है L&T फाइनेंस में। यस ओके, L&T फाइनेंस, यहाँ पे ये प्रकाश सर की कॉल है 9760। गौरतलब है कि सुबह जब मयूरेश कार्यक्रम में जुड़े थे, आज उनकी फंडामेंटल पिक थी, बट स्टिल डे हाई की ट्रैजेक्टरी में मार्केट करते हुए बेसिस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव L&T फाइनेंस उसका पूरा फायदा उठाता हुआ। मानस, आपका ट्रेड, आपका कन्वर्शन कॉल। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, बंधन बैंक में खरीदारी करनी है। बंधन बैंक के ट्रेंड की बात करें तो वहां पर तो आपको बहुत क्लियर हाई टॉप हाई बॉटम दिखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आज सबसे पहले तो एक प्राइस ब्रेकआउट 240 रुपए के ऊपर देखने को मिला। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक ने आज अपने 200 मूविंग एवरेज को भी रिगेन कर लिया है। बेहतर वॉल्यूम पिछले 3-4 दिनों से हम बंधन बैंक में देख रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पर एक खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 240 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 255 रुपए तक के टारगेट्स रहेंगे, ये कैश लेवल्स हैं। और ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। 245 वाला कॉल ऑप्शन 6 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। बंधन बैंक के उस ऑप्शन में आप खरीदारी करिए, 3 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और 12 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो बंधन बैंक के 245 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की। बैंक में एक ट्रेड तेजी का। शिल्पा, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून। मेरा अभी के लिए ट्रेड रहेगा RBL बैंक में, क्योंकि बैंक की बात कर रहे हैं, बैंक एक्सपेक्टेड है कि न्यू ऑल टाइम हाइज लगाएगा। तो यहाँ पे RBL बैंक काफ़ी अंडर परफॉर्म किया हुआ है, और यहाँ पे अभी बहुत स्कोप है एक अच्छा अपसाइड टिल पोजिशनल टारगेट्स ऑफ 180 देखने के लिए। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म पे आप इसको अभी फ्यूचर्स में 151 अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप 147 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट्स ऑफ 160। 44,141.4 तक गया बैंक निफ्टी, और फिर थोड़ा सा तंग कर रहा है हमको। 44,140 फिर से। चलिए इस बार स्क्रीन पर ही लगाया जाए ऑल टाइम हाई, कोशिश की जाए। हर्षदा 44,132, 44,139 लग जाना चाहिए। चलिए किसी को बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा मार्केट जो देख रहे हैं हमारे लिए कुछ थोड़ा सा 2-3 स्टॉक्स में प्रेशर वो डालिए, थोड़ा सा जोश डालिए। एक HDFC बैंक, कोई ICICI बैंक, इतने सब फंड मैनेजर्स हैं, कुछ ना कुछ खरीदिए आप लोग, एक पुश करिए इसको। जिम्मेदारी बनती है आप सबकी भी इस न्यू हाई तक लेके जाने के लिए बैंक निफ्टी को। चलिए काम करते हैं, राजेश जी की कॉल ले लेते हैं, तब तक शायद बैंक निफ्टी हिट कर ले 44,145 एक्चुअली। तो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि शायद लोग सीरियसली ले रहे हैं इस बात को। हर्षदा, अब 44,145 6 पॉइंट दूर सिर्फ ऑल टाइम हाई से। कम ऑन, चलिए करिए इसको। राजेश जी बताइए क्या कॉल होगी? गुड आफ्टरनून अनुज जी।
अनुज देखिए नज़र जो है वो लार्सन एंड टुब्रो पे मुझे लगता है कि जिस तरह से करेक्शन होने के बाद आज जिस तरह से रिवर्सल है, इनफैक्ट मॉर्निंग से ही हमने देखा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 2220 उसी के सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे वो जो टेक्निकल बाउंस, वो जो रिलीफ रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आज रही है। तो इसका टारगेट होगा करीबन 2300 का। तो 2260 चल रहा है तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 2240। तो बाय एलएनटी टारगेट रहेगा 2300। ओके, एलएनटी पर बाय करना है 44,145 तक जाकर फिर 44,130। थोड़ा सा बस इसे कहते हैं ना वो नर्वस 90s, एकदम बिल्कुल 99 पर आकर थोड़ा सा रुक गया मार्केट। और थोड़ा सा एक लास्ट का जो एक इवन मैराथन में जो लास्ट का पार्ट होता है ना वो सबसे टफ होता है आज तक, और वो एकदम एग्जैक्टली इस समय बैंक निफ्टी वही कर रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में तो स्प्रिंट रही है मोर देन मैराथन, लेकिन 44,133 इस समय बस 44,135। एक बार बैंक निफ्टी की जरा कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आइए, एक बार देख लेते हैं कौन कोशिश कर रहा है और कौन इसको ड्रैग कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक को थोड़ी ज़रूरत है एक्चुअली, और ये थोड़ा फिटिंग नहीं होगा अगर आईसीआईसीआई बैंक टॉप लीडरशिप टॉप पोजीशन ना दिखाए। मतलब एचडीएफसी बैंक ऑब्वियसली दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक को एक मुंह दिखाना चाहिए। हालांकि बैंक निफ्टी में एक भी लूजर नहीं है, सारे के सारे हाँ एक्चुअली सारे के सारे सब में तेजी हो रही है, बस थोड़ी सी और तेजी आना बाकी है, थोड़ी सी और तेजी आना बाकी है। और आज होना जरूरी है क्योंकि वरना कल तो वो एचडीएफसी बैंक के डिविडेंड का इम्पैक्ट आ जाएगा, तो वो भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस पर, होप कर रहे हैं कि ऑल टाइम हाई लग जाए कैसे भी करके, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है। तो अब तक लग जाना चाहिए था बैंक निफ्टी में, लग जाएगा। थोड़ा सा समय और ले ले, लेकिन टाइमली लग जाएगा। शरद अवस्थी को जोड़ लेते हैं इस बीच। शरद, आफ्टरनून, कोशिश की है क्या आपने कुछ निफ्टी बैंक को अपने उस मकाम तक पहुंचाने के लिए? नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि निफ्टी बैंक को हिला सकूं। मैं बहुत ऑर्डिनरी आदमी हूँ। अप्रोच क्या होगी बैंकों में इस समय? अपॉर्चुनिटी तो खूब मिली है। तो मुझे लगता है अभी भी अपॉर्चुनिटी है, बारिंग इक्का दुक्का बैंक जहाँ थोड़ा सा ग्रॉस स्लिपेजेस की प्रॉब्लम आई है। ब्रॉडली मुझे लगता है कि स्कोप काफी बढ़िया रहना चाहिए। पीएसयू बैंक्स में अपसाइड अब यहाँ से ज्यादा दिख रही है मुझे, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक। बट इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मुझे लगता है कि एटलीस्ट 20% के आसपास की अपसाइड ज्यादातर बैंक्स में अभी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में भी। अरे ठीक है गाबा सर, आप अपने ऑटर्स क्लब के 2-3 फ्रेंड्स को फ़ोन करिए, वो कुछ बाय ऑर्डर्स डालेंगे तो आ जाएगा ऑल टाइम हाई। मेरे ख्याल से वैसे ही हो जाएगा। हमारा देश पर बहुत भरोसा है। बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ऊपर है, बन जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। देखिए पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि 44,000 का दरवाजा खुल गया, वो तो आ गया। अब तो 18,500 का भी दरवाजा खुल गया निफ्टी में, बस पहुंच जाएगा, बिल्कुल विश्वास रखिए। तो 48.2 मतलब 44 रिकॉर्ड हाई 44,151.8 से सिर्फ 3 पॉइंट दूर रह गए थे। अभी जस्ट पिछले 10-15 सेकंड पहले 44,140 पर 44,142, तो काफ़ी करीब है। वीरू लग रहा है 1-2 ट्रेड और ले लेते हैं, उसके बाद शायद हो जाएगा ऑल टाइम हाई। अनुज, एक पुश मैं देता हूँ, एक काम करते हैं, एचडीएफसी बैंक को देखिए आप अपनी स्क्रीन पे एक बार। एचडीएफसी बैंक, मानस एचडीएफसी बैंक की प्लेसमेंट को देखिए आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त लगभग 1680 स्ट्रॉन्ग बार, और एक ट्रेड यहाँ पे बनता है क्या मानस? आज इंटरडे रेंज ब्रीच हुई है अभी अभी कुछ देर पहले, 5 मिनट पहले। एक ट्रेड बनता है क्या यहाँ पे मानस? बिल्कुल बनता है। फ्राइडे के सेशन में अगर आपको याद हो तो हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, लेकिन उस प्रॉफिट बुकिंग में भी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया स्टॉक, वी शेप रिकवरी देखने को मिली। आज अगर आप पैटर्न देखिए तो जो फ्राइडे का हाई था उसके ऊपर स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है, पैटर्न पॉजिटिव है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि 1710 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं, तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 1664 के स्टॉप लॉस से आप एचडीएफसी बैंक में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। और 1680 वाला कॉल ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, 9 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, 1680 का कॉल ऑप्शन, वहां पर खरीदारी करिए। 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 20 रुपए के टारगेट सके। ओके चलिए, ऐसा लग रहा है इस थोड़ा सा इससे दूर जाते हैं तभी ये लगाएगा ऑल टाइम हाई। अगर हम पुश करते रहेंगे तो शायद ना लगाए, थोड़ा इसको टाइम दे देते हैं, कुछ और स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं। शरद जी, डीएलएफ में जो आज इतनी बड़ी रैली आई, जस्टिफाइड है क्या? और मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर स्टॉक में क्या व्यू होगा?
देखिए मुझे लगता है जनरली रियल एस्टेट पे व्यू बुलिश रहना चाहिए। जिस तरीके की अर्बनाइजेशन की ट्रैजेक्टरी की हम बात कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा फायदा रियल एस्टेट को होना चाहिए। आज से 1.5-2 साल पहले हो सकता है अगर आप देखते तो वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच्ड हो गई थी, बट मुझे लगता नहीं कि इतना ज्यादा फ्रॉथ है वैल्यूएशंस में। और जिस टाइप के अग्रेसिव टारगेट्स आ रहे हैं चाहे गोदरेज की तरफ से चाहे छोटे शोभा इन लोग की तरफ से और डीएलएफ की तरफ से भी जो टारगेट्स आ रहे हैं ग्रोथ के या जैसी वो नीतियां बना रहे हैं आगे चल के परफॉर्म करने की, मुझे लगता है वो काफी अग्रेसिव है। तो ये एक प्रोबेबली ऐसा सेक्टर होगा जहां आपको अगले एटलीस्ट 2-2.5 साल लगातार आपको अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है मार्केट भी वही फैक्टर इन कर रहा है। मैं अभी भी गोदरेज प्रॉपर्टीज पे ही ज्यादा बेट करूंगा। छोटे बेट पे छोटे स्टॉक्स पे लेना हो तो मुझे लगता है श्रीराम प्रॉपर्टीज एक बढ़िया सरप्राइज हो सकता है। बट अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है कि सेक्टर काफी बढ़िया परफॉर्म करना चाहिए लॉन्ग टर्म में। प्रॉपर्टीज में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली इन स्टॉक्स में ही हमने सबसे ज्यादा तेजी बनती देखी है, चाहे वो गोदरेज हो, आपका ओबरॉय रियल्टी के नंबर्स कल आएंगे। आज डीएलएफ में भरपूर खरीदारी बनती दिखाई दी थी। मैक्रोटेक इनफैक्ट पूरा वो रियल एस्टेट का प्ले रेडार पर रखिएगा, स्क्रीन पर लेकर आइए पूरा स्टैक का, और इस पर एक दो ट्रेड्स भी ले लेते हैं। मैक्रोटेक मुझे याद है, इनफैक्ट मैक्रोटेक, डीएलएफ और ओबरॉय ये तीनों स्टॉक्स हमारे आज खिलाड़ी नंबर 1 में भी पिक किए गए थे और उन स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है। एक फॉलो थ्रू के लिहाज से राजेश सातपुते, अभी भी अगर आपको कहीं पे खरीदारी का मौका और अच्छी बढ़त की स्कोप दिख रही है तो बताइए क्या आप पिक करेंगे इन रियल एस्टेट स्टॉक्स में? देखिए अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ट्रेंड सबके पॉजिटिव है, लेकिन मूव कहाँ हुआ है? मुझे लगता है ऑलमोस्ट शोभा में मूव हुआ है, यहाँ पे प्रेस्टीज में हुआ है, डीएलएफ में, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय है, ये सब रडार पे है। लेकिन जो लूडा यानी मैक्रोटेक डेवलपर की आपने बात की, मुझे लगता है वहां पे जगह बनती है और इनफैक्ट वहां पे अभी मूव मुझे लगता है कि एक शुरुआत हो चुकी है। तो अगर आपका एक 2-3 दिन का व्यू है तो यहाँ पे लोडा यानी मैक्रोटेक डेवलपर पे आप बाय कर सकते हैं। 994 करंट प्राइस है, 992 रादर। तो आपको बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 970, थोड़ा सा डीप रखेंगे और इसका जो टारगेट है वो रहेगा करीबन 1050 और 1080। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं कि पहला टारगेट 50 पॉइंट का और दूसरा टारगेट होगा 80 पॉइंट का। तो अगर कुछ करना है देन लोडा विल बी अ बेटर पिक। विल बी अ बेटर पिक क्योंकि बाकी सब स्टॉक्स भाग चुके हैं, अब ये कैचअप करता हुआ दिखाई देगा। और आप बोलते बोलते देखिए 1000 के करीब तो आ ही गया, 1000 को छू लिया है। 1050 1080 का टारगेट यहाँ पर लोढ़ा पर अब आता हुआ, तो यहाँ पर एक पूरा मोमेंटम। और अगर आप वायदे के ट्रेड्स देखेंगे तो डीएलएफ, गोदरेज, ओबरॉय ये 3 टॉप ट्रेडेड काउंटर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई दी है। अच्छा, एक जो सरप्राइज पैकेज आज नजर आ रहा है वो सन टीवी है और मेरे को ऐसे कोई कारण नहीं दिख रहा कि सन टीवी में इतना एक्शन क्यों आना चाहिए। मानस, पोजीशंस के लिहाज से क्या अलग हुआ है आज? देखिए पैटर्न की बात करें तो हमने अब एक कंसोलिडेशन के बाद का आज एक ब्रेकआउट देखा। काफी समय से 440 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, आज वो ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया। और अब मेरा समझना है कि 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 465 के आसपास है, स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो अगर मॉर्निंग में नहीं लिया है तो अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए 439, ये कैश लेवल से, वहां आप स्टॉप लॉस लगाइए। 465 पहला टारगेट और उसके ऊपर शायद 482, 482 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, सन टीवी आपकी स्क्रीन पे 449.50 पे ट्रेड करता हुआ और लगभग 14 रुपये ऊपर। लेकिन कुछ ट्रेड्स जो कि अभी पिछले 4-5 सेशन में हमने जिन पे एम्फसाइज भी किया था और बहुत क्लियर चार्ट्स थे, M&M पे अच्छा पैसा बना। राजेश जी, कुछ वैसी ही प्लेसमेंट जो कि लोअर एज से निकल के आ रहा, आपने एक ट्रेड पिक किया था, दैट वाज बाटा। और बाटा अब एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन जो था करीब करीब 1528 का, वो पार कर गया। अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एट डे हाई, अच्छा मूव देता हुआ। फ्यूचर्स पे आपका टेक, स्पॉट पे आपका टेक, और अगर कोई कॉल, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे एक बार कॉल रखिएगा, 1540 की एट द मनी कॉल का प्रीमियम दिखाइएगा मेरे को। राजेश जी, क्या ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि करीब करीब 1605 1590 की रेंज में प्लेस्ड है, उस तरफ जा रहा है क्या? आपका ठीक बात है पे? बिल्कुल बिल्कुल, और वीरेंद्र जी डिस्क्लोजर के साथ कि ये कॉल हमने क्लाइंट को शेयर किया हुआ है। देखिए बाटा का स्ट्रक्चर बेहतरीन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे 100 डीएमए को सरपास किया। पिछले 2 दिन का जो हाई था वो भी सरपास हुआ। हाई क्या था? करीबन 1530 1555 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये 1600 प्लस की तरफ जा रहा है जो इसका 100 डीएमए है। और अगर आपको ट्रेड लेना है फ्यूचर में तो आपका स्टॉप लॉस होगा करीबन 1535 का और टारगेट 1600 का मेंटेन करे।
लेकिन अगर आपको कॉल ऑप्शन के द्वारा इसे ट्रेड करना है तो देखिए हमने जो कॉल शेयर किया है वो 1540 का कॉल ऑप्शन यानी इन द मनी कॉल ऑप्शन जो करीबन 38 पे है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा आपका करीबन करीबन 30 का और एक टारगेट सेट करें करीबन 55-60। तो मुझे लगता है बाटा में मोमेंटम है और ये कंटिन्यू होगा, तो इससे बाय इन बाटा के बाय इन बाटा 44,149.6 मतलब ऑल टाइम हाई से एग्जैक्ट 2.2 पॉइंट्स का फर्क का ये मतलब ये तो खैर टीज करने की बात है हर्षिता, ये मतलब क्लियर है कि इस समय मार्केट थोड़ा सा आपको टीज कर रहा है कि ऑल टाइम हाई आएगा या नहीं, और एक टिक चाहिए, सिर्फ एक टिक आ गया नहीं आया 151 दिख गया स्क्रीन पर। 0.7 है 0.7 है, अभी नहीं आया, अभी चलाइएगा मत, अभी नहीं आया है। 151.7 है, 44,151.8 था ऑल टाइम हाई, अभी भी 0.1 पॉइंट रह गया है, अभी नहीं आया है ऑल टाइम हाई। मैं फिर बोल रहा हूँ 44,151.7 आज का हाई और 44,151.8 नहीं है रिकॉर्ड हाई पर अभी। प्लीज थोड़ा इसको वेट करिए, इसको हटाइए प्लीज, अभी इतनी जल्दी की नहीं है, पर मान लेना चाहिए। नहीं मान लेंगे, लेकिन अभी इसको हटाइए प्लीज, इसको इस फ्लैश को हटाइए, अभी नहीं आया रिकॉर्ड हाई पर, जब आएगा तब हम लगाएंगे। 44,151.7 है, इसको प्लीज हटाइए, नहीं है ये रिकॉर्ड हाई पर। देखिए कुछ जल्दबाजी की जरूरत नहीं है प्लीज, जब चीज़ आ जाएंगी तब करेंगे, ऐसी कोई मतलब चीज़ों को होने का वेट करने देना चाहिए। कभी इस तरीके से ज़बरदस्ती ऑल टाइम हाई सिर्फ हम वेट कर रहे हैं इसके लिए हम ऑल टाइम हाई चला रहे हैं, ये गलत बात है। आप वेट करिए थोड़ा, 44,058 पर आ गए हम एकदम से, इनफैक्ट 44,151.7 तक गए थे, इसको थोड़ा अपडेट कर देंगे अब हम। 44,151.7 तक गए और वहाँ से थोड़ा स्लिप आ गया, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आज तक। मुझे लग रहा है कि शायद अब 10-15 मिनट का ब्रीदर और उसके बाद आएगा शायद ऑल टाइम हो जाएगा, पर उसके उसी रेंज में तो हम आ ही गए हैं और उधर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है जो एंटिसिपेट किया था, लेकिन FII वो ऑल टाइम हाई एग्जैक्ट हुबहू हुआ नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हो गया और आपने प्रॉफिट बुक किया, वी स्टिल हैव टू वेट फॉर दैट लेवल। विकास सालोंकी, आफ्टरनून बताइए क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। देखो जिस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड है यहाँ पे मुझे लगता है कि पॉजिटिवनेस यहाँ पे हर एक सेक्टर में देखने मिले, बट अभी भी मुझे लगता है कि फार्मा में बायोकॉन यहाँ पे अच्छा कैंडिडेट है, यहाँ पे एक अच्छा मूव अभी भी बन सकता है। लास्ट 4 to 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने नोट डाउन किया है कि इसी रेंज में वो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ पे हमने एक शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है 240 एक बेस बना चुका है, तो मुझे लगता है 240 के स्टॉप लॉस से बायोकॉन को यहाँ पे बाय करना है। ऊपर में जो टारगेट देखने मिलेंगे वो है 260-264 के आसपास के बायोकॉन में टारगेट आते हुए देखने मिलेंगे। तो यहाँ से एक अच्छा कैंडिडेट जो आज के पूरे दिन में लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है, एक यही रेंज है। जैसे ये वापस 247-48 जैसे वापस से ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा, तो 262-264 के आसपास के टारगेट इस काउंटर में देखने मिलेंगे, 240 का स्टॉप लॉस। ओके, बायोकॉन वाकई अगर आप देखें फार्मा में कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे रहे कि पूछिए मत। लुपिन का जिक्र, लुपिन के ट्रेड्स के बारे में हम सुबह बात कर रहे थे अनुज और मैं, बट कुछ ब्रेकडाउन्स भी हैं, याद रखिएगा। ग्रैनुअल्स एक बहुत सीवियर ब्रेकडाउन है, इसने एक रेंज को ब्रीच किया है जो कि ये अप्रैल फर्स्ट वीक से मेंटेन कर रहा था, तो यहाँ पे कोलैप्स है, ब्रेकडाउन इन ग्रैनुअल्स। लेकिन ल्यूपिन अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर, और एक आपका बायोकॉन आपकी स्क्रीन पर। एक दो स्टॉक्स और देखिए जो कि अच्छा कर रहे हैं। राजेश सतपुते जी की कॉल थी L&T, दैट्स डूइंग वेल एट डे हाई, एक मूव इसमें अच्छा खासा है। और कुछ ऑप्शंस जो कि अच्छे कर रहे हैं, एक बार मैं वो देखना चाहूँगा जिन जिन स्टॉक्स के ऑप्शंस अच्छा कर रहे हैं आज। एक बार आप ICICI बैंक लेके आइए स्क्रीन पे। अभी कुछ देर पहले अच्छे स्विंग्स आए थे इसमें, डे हाई की तरफ बढ़ रहा था ये स्टॉक 946.55 टेक्निकली मानस। अगेन हम फिर ICICI बैंक में ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे है, हमने मैच कर लिया है 30 नवंबर के हाईस को। मानस आपका ठीक है ICICI बैंक पे इस वक्त क्या है, और HDFC बैंक कुछ देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था, बस यहाँ भी ऑल टाइम हाई जो है वो बहुत क्लियर एज पे खड़ा हुआ है। आपका ठीक ICICI बैंक पे इस वक्त? देखिए अभी तक का जो ट्रेंड है वो तो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और हर गिरावट पे खरीदारी का देखने को मिल रही है। मेरा समझना है ये केवल एक नंबर है जो 950 के आसपास है, वो भी आई थिंक ब्रीच हो जाएंगे। 965 से 975 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा ICICI बैंक, बिल्कुल शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 934 का स्टॉप लॉस लगाइए, तो 10 रुपए का करीब करीब रिस्क है, लेकिन 965-975 तक के स्तर आपको ICICI बैंक में देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, आपका पूरा का पूरा बैंकिंग स्पेस यूनिवर्स में 2 दिग्गज स्टॉक्स
ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों अच्छा करते हुए, प्लेसमेंट दोनों की ही काफ़ी अच्छी है इस वक्त। मीनवाइल इंडेक्स के लिहाज से, निफ्टी के लिहाज से एक चीज़ अच्छी हो रही है, एंड दैट्स आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज 2503 याद रखिएगा। मैं इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से प्लस इस स्टॉक की पिछली कुछ प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट इस वक्त ये अपने 2500 के कॉल राइटर के कन्विक्शन के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता हुआ, और आज की लोअर शेडो ने एक बार भी अटेम्प्ट नहीं लिया प्रीवियस डे की शेडो के अंदर जाने का। शिल्पा, आपकी राय क्या है? अब हम क्लियरली 11 मई के हाइज के ऊपर फ्लोट करते हुए, आपका रिलायंस पे टेक, कैसे ट्रेड करेंगे आप इस स्टॉक को इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, डेफिनेटली रिलायंस में एक हमने आई बिलीव हम बात करें जब 2400 का इसका लेवल था, तब से हम लोग इस पे बात कर रहे हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 2500 2550। अभी क्योंकि ये इतना अच्छा लेवल पे सस्टेनेंस आ गया है और यहाँ पे मार्केट भी बहुत सपोर्टिव है, तो मुझे लगता है यहाँ पे दिस 2500 का सस्टेनेंस यहाँ पे इसको आगे टूवर्ड्स 2570 2600 2630 तक भी देखने को मिलेगा। ये ऑफकोर्स एक ग्रेजुअल अप्रोच रहेगा, लेकिन रिलायंस मुझे लगता है एक बॉटम बन गया है 2380 2400 जोन्स पे, जहां से अभी उसने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, एंड फॉर हायर टारगेट्स ऑफ 2600 अबव आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। जी हाँ, रिलायंस आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, जो 5 जनवरी का मतलब जनवरी फर्स्ट वीक में जो ब्रेकडाउन हुआ था रिलायंस में, वो इसी रेंज से हुआ था। 2500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 2500 कॉल राइटर्स का जोन है, लेकिन जब 11 जनवरी और 5 जनवरी के बीच में आप कैंडल्स को रीड करेंगे तो रिलायंस में ब्रेकडाउन इसी पॉइंट पे हुआ था एग्जैक्टली एट दैट टाइम। मुझे याद अच्छी तरीके से 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2490 पे प्लेस था, तो रिलायंस एक इंपॉर्टेंट ट्रैजेक्टरी को पार करता हुआ। रिलायंस हो गया आपकी स्क्रीन पे। इस बीच बैंक निफ्टी रिट्रेस होकर अब 44,022 बहुत नज़दीक जाके पिछले हाई से कंधा मिला के थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया बैंक निफ्टी। ये अमूमन होता है, याद रखिएगा हिस्टोरिकल हाइज के आसपास जो ऑर्डर्स होते हैं, सेल ऑर्डर प्लेस्ड होते हैं हर्षता, वही एक कारण है आपकी स्क्रीन पे 44037 ऑन निफ्टी पे। एक्चुअली वही हुआ है, वो 151 देख के लोगों ने कुछ मुनाफा वसूली कर ली और अच्छी मुनाफा वसूली 151 आते ही, और जैसे ही वो एक गलती से वो फ्लाई पे चल गया कि हो गया ऑल टाइम हाई, तो उस चक्कर में लोगों ने, हर कोई वेट कर रहा होता है एक्चुअली हर्षदा कि वो एक जैसे कहते हैं ना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, वो एकदम मतलब ये देखिए सबको लास्ट का 2 पॉइंट भी लेने होते हैं, मतलब कि वो मैं लास्ट के भी 2 पॉइंट क्यों छोड़ूं, मैं तो वहीं पे प्रॉफिट बुक करूंगा। तो वो 44,151 पे जैसे 151 आया वहां पे सबने सेल ऑर्डर डाल दिए और वहां से क्या गिरा देखिए 44,023 बैंक निफ्टी में आ गया। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है हर्षदा, फाइनेंशियल निफ्टी सर्विसेज जो है, मैं थोड़ा सा अलर्ट कर देता हूँ, उस पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अभी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स एक बार लेकर आइए 19,587 पर अब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। अब कल का आप लेकर आइए 19,500 का पुट कल का। अब टेक्निकली मार्केट इतना ऊपर है तो 19,500 के पुट को इतना महंगा होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। कल एक्स डिविडेंड होने वाले हैं HDFC बैंक और HDFC दोनों, और इन दोनों का वेट मिला के फाइनेंशियल निफ्टी में करीब 40% होता है जी। तो कल इसलिए मैं कह रहा हूँ 19,500 का पुट कल वाला आप जरा एक बार वो लेकर आइए, और ये देखिए ये इस समय 34-35 रुपये पर है। ये मुझे लग रहा है कि शायद वो थोड़ा बहुत उस डिविडेंड फैक्टर का वो जो की वजह से अगर एक स्टॉक्स में इम्पैक्ट आएगा, शायद उसको प्राइसिंग कर रहा है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। खैर, ये होगी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की बात, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पता नहीं, शायद ऑल टाइम हाई आज ना भी लगे, फिर इसका मतलब हो सकता है मंडे को हमको कल का वेट करना पड़े। कल अगर शायद गैप अप के साथ आए, या थोड़ा सा आज लास्ट 5 मिनट में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग। खैर, बाकी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि बाकी स्टॉक्स में ये प्रॉब्लम है नहीं, जो और स्टॉक्स हैं उनमें लार्सन एंड ट्यूब्रो ये एक शानदार ट्रेड रही, यहाँ पर एक अच्छा मूव। उसके अलावा सिप्ला यहाँ पर एक अच्छा मूव आया, लेकिन कुछ और स्टॉक्स ब्रॉडर मार्केट में, डेल्टा कॉप बैन में, हालांकि डेल्टा कॉप, लेकिन अच्छा मूव। हाँ, और एक और स्टॉक में मूव स्टार्ट हो रहा है, बायोकॉन। एक बार बायोकॉन लेकर आइए जरा, बायोकॉन का मूव देखिए एक बार। मानस, बायोकॉन एक क्लियरली एक मल्टी ईयर बेयर मार्केट से बाहर आया और एक अच्छा मूव दिखाया इसने। अभी हमने विकास सलुंके से कॉल ली इस पर, लेकिन एक पोजिशनरी आपका व्यू भी ले लूं मैं अगर बायोकॉन पर। देखिए, बायोकॉन पे व्यू बहुत पॉजिटिव है, और उसका रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी रैली के बाद 4 दिनों का कंसोलिडेशन हो गया। स्टॉक उस कंसोलिडेशन में भी 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया, और आज के पैटर्न बता रहे हैं कि अब स्टॉक तैयार है इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करने की तरफ, ऊपर की तरफ। और आई थिंक अब 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 262 रुपए है, 262 रुपीज है,
स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा तो पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। 241 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। पहला टारगेट 255 और उसके बाद 262 तक किस तरह आपको बायोकॉन में देखने को मिल सकता है। ओके, तो बायोकॉन में एक अच्छा खासा मोमेंटम और पोजिशनल ट्रेड्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आज टाटा मोटर्स की हम चर्चा कर रहे थे सुबह में, नंबर्स पर क्या स्टेला परफॉर्मेंस देखने को मिला है और डर यही था कि स्टॉक क्योंकि पहले भाग चुका है, क्या आज इसमें कुछ पोजीशन तेजी की बनती दिखाई देगी, और बनी है। और दिन भर आप देखिएगा वो अच्छे खासे गेन्स स्टॉक एंजॉय करता हुआ दिखाई दे रहा है 532 के लेवल्स पर। और इस महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो नियरली 10% तक की तेजी आ चुकी है। अभी रिजल्ट से पहले ज्यादा बड़ा मूव था और आज रिजल्ट्स पर रिएक्शन भी हम देख रहे हैं तो 3% ऊपर है। शिल्पा, टेक्निकली आप बताइए अब यहां से अगला पड़ाव क्या रहेगा? 2% दूर है ये अपने 52 वीक हाई से। शिल्पा, टाटा मोटर्स की बात हो रही है। अच्छा, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा डिस्कनेक्ट है यहाँ पे। सी टाटा मोटर्स, आई बिलीव हर्षिता, हमने ही बात किया था कि हम लोग 500 जोन्स पे इस पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि इसको होल्ड करना चाहिए। देन आई बिलीव हमने डिस्कस किया था कि 500 पे ट्रेल करना चाहिए, बिकॉज एक बार ये ब्रेकआउट इसके ऊपर आता है तो 530 545 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे और एग्जैक्टली सेम हो रहा है। अभी 545 का इमीडिएट टारगेट है, इसके ऊपर लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 570 to 580। 570 to 580 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। शरद, ये जो कंपनी की कमेंट्री आई है पोस्ट दीज नंबर्स, क्या कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है आगे की डिलीवरी को लेकर? जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है मेरे हिसाब से। पिछली तिमाही के नतीजों के बाद से ही ग्रेजुअली, शायद 4-5 क्वार्टर के बाद पहली बार था कि नंबर्स में कोई एबरेशन नहीं थी नेगेटिव साइड की। तो अब ग्रेजुअली लगता है कि जो जेएलआर वाले इश्यूज थे वो भी सॉल्व हो गए हैं और ग्रेजुअली ऑन ट्रैक है। अर्निंग्स के टर्म्स पे जो अभी तक हम अगले साल 30 रुपए की अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब सारी एक्सपेक्टेशंस लगभग 38-40 रुपए की अर्निंग एक्सपेक्ट कर रही। तो मुझे लगता है काफी रीरेटिंग अभी भी संभव है स्टॉक में। यहाँ से अगर है आपके पास तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करिए, बट लार्जली मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही रहना चाहिए लॉन्ग टर्म में। टाटा मोटर्स 532-35 के स्तर पर आके ट्रेड करता हुआ। मीन बाइल एक बार जरा जेंसा को देखिए आप अपनी स्क्रीन पे, इट्स 379। हालांकि मैं बात नहीं करूंगा इस ट्रेड पे क्योंकि आज इंट्राडे में ये जो राइज है वो मोर देन वर्टिकल्स की डेफिनेशन भी कुछ होती है, बट आई थिंक उससे भी ऊपर जाता हुआ। और इतने बड़े मूव के बाद हिम्मत नहीं होती शायद उस ट्रेड पे बात करने की। कमेंट्स लेके आइए कैपिटल गुड स्पेस में, और कमेंट्स आपकी स्क्रीन पर। एक और स्टॉक देखिए, एलएनटी के पिछले 3 दिन के हॉरर शो के बीच में सिमेंस में स्ट्रेंथ थी, एबीबी में स्ट्रेंथ थी, बट अब कमिंस फाइनली 10 मई की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को पार करता हुआ। मैं एक बार आपके स्क्रीन पे इसके ओआईज को रखता हूं। आज अगर आप कैपिटल गुड्स के ओआई रेशंस को देखें तो कैपिटल गुड्स में 0.77% ओआई शेड हुआ है, दैट मीन्स शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। सिमेंस में ओआई घटा, आज थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग। पॉलीकैब में थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग, एबीबी में थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग। लेकिन जहां तक कमिंस का सवाल है, सुबह यहां पे हल्का सा डिक्लाइन था, लेकिन लोअर लेवल्स पे एडिशन हुआ। लॉन्ग इट्स 1.1% बिल्डअप नाउ। एक बार शिल्पा कमिंस पे अपना टेक रखिएगा। 11 मई के हाई को क्रॉस करता हुआ, एंड वही सिमिलर हाई है 3 अप्रैल का भी, यानी लगभग मोटा मोटी हमारे पास 2 सीरीज के प्रीवियस हाईस क्रॉस हो रहे हैं इस वक्त, 1650 to 90। आपका टेक किसी ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे इस वक्त अभी? जी, कमिंस की अगर हम लोग बात करेंगे, जब से इसे 1600 के ऊपर सस्टेन किया हुआ है, ऑफकोर्स 1700 टारगेट्स ऑफ इमीडिएट बेसिस थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत एक्टिव है। लेकिन अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो 1620, 1640, इवन 1600 जोन्स पे भी पुट राइटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग ही रहना है आपको। थोड़ा यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो है 1620 का मेंटेन करना चाहिए, एंड टारगेट्स ऑफ 1700 एंड 1740 बहुत ईजिली अचीवेबल है। और अगर ये सस्टेन करता है उसके बाद अबव 1700, तो हायर टारगेट्स ऑफ 1800 आल्सो कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया के सबसे बड़े रिटेल स्टॉक की। जी, हम बात कर रहे हैं डी मार्ट की। डी मार्ट को लेकर लोगों के ध्यान में 2 सवाल होते हैं। पहला तो ये एफ&ओ में क्यों नहीं है, और दूसरा आज ये गिरा क्यों है। अब एफ&ओ में क्यों नहीं है इसका जवाब तो हम पिछले 3 साल से मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा है, लेकिन आज गिरा क्यों है इसका जवाब देने के लिए यतिन को बुला लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए आज क्यों गिरा स्टॉक? तो आर्ग्यूमेंट वैल्यूएशन की नहीं है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो ऑब्वियसली स्टॉक ऑलवेज महंगा रहा है, लेकिन इस क्वार्टर में जो इन्वेस्टर कंसर्न्स हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे हैं मार्जिन्स को लेके।
अगर हम ग्रॉस मार्जिन परफॉर्मेंस देख लें, यानी जो कंपनी माल खरीदती है और बेचती है उसका जो ग्रॉस स्प्रेड होता है वहां हमने कमी आती हुई देखी है। अगर हम ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो इस क्वार्टर में लगभग 14% के आसपास आए और पिछले साल के मुकाबले 1% कम आया। दूसरी बात, जो नए स्टोर्स खोल रहे हैं उनमें परफॉर्मेंस नहीं आ रही है और जो स्टोर एडिशन है वो जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है उससे कम हो रही है। अगर हम टोटल कंसोलिडेटेड स्टोर वाइज एबिटा देखें कंपनी का तो 12% नीचे है साल दर साल बेसिस पे। रेवेन्यू पर स्टोर, क्योंकि मेच्योर स्टोर्स अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं, अच्छा मार्जिन परफॉर्मेंस है मेच्योर स्टोर्स का, लेकिन अगर हम रेवेन्यू पर स्टोर देखें तो ग्रोथ सिर्फ 4% है। लोड सिंगल डिजिट ग्रोथ डीमार्ट की आ रही है, तो ये एक फैक्टर है जो कंसर्निंग है और इसके वजह से हम लोग एक स्टॉक में भी डाउनवर्ड प्रेशर देख रहे हैं। अगर हम डीमार्ट की बात करें तो मैनेजमेंट ने क्या कहा और एनालिस्ट लोगों ने क्या इसका जो आउटकम निकाला वो ये है कि रिकवरी जो है जनरल मर्चेंडाइज सेल्स में वो काफ़ी स्लो हो रही है। एक बात, जो हाई मार्जिन जनरल नॉन फूड आइटम्स हैं, जो नॉन फूड आइटम में मार्जिन कंपनी के ज़्यादा हैं, वहाँ आपको रिकवरी नहीं आती हुई दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट जो नए स्टोर्स हैं वहाँ कंपटीशन भी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि नए स्टोर्स का एडिशन जो है टियर 2 सिटीज़ में हो रहा है, जहाँ रिलायंस रिटेल की बहुत बड़ी प्रेजेंस है, दूसरे जो लोकल ब्रांड्स हैं उनकी बहुत प्रेजेंस ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं डिमार्ट वो डेंट नहीं कर पा रहा है कंपटीशन पे, और शायद इसके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल वहाँ भी हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम ग्रॉस मार्जिन का ट्रेंड देख लें तो मार्च क्वार्टर 2020 में जो ग्रॉस मार्जिन थे, यानी कोविड के आसपास के जो ग्रॉस मार्जिन थे, वो लेवल पे अब ग्रॉस मार्जिन पे कंपनी आ गई है। लगभग 14.5-15% के आसपास ग्रॉस मार्जिन कंपनी के रहा करते थे, अब वो 14 के आसपास ही रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो जो पीक इसने पिछले साल बनाया उससे स्टॉक नीचे ही है और कंटिन्यूसली स्टॉक घिसते चले जा रहा है। 6 महीने का रिटर्न देखें तो 14% नीचे, ईयर टू डेट देखें तो 13% नीचे, और एक साल का रिटर्न देखें तो महज 10%। तो एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रहा है, जबकि ये एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, मतलब प्रमोटर्स के पास 75% हिस्सेदारी है, बहुत सारे FIs DIs के पास शेयर्स हैं, उसके बावजूद यहाँ आपको इतना डाउनवर्ड प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल यतीन, शुक्रिया। और ये सही बात कही, 6 महीने में 14% नीचे स्टॉक, जबकि इस बीच में मार्केट ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया आपको। शरद जी, डीमार्ट को लेकर क्या व्यू होगा आपका? हालांकि डीमार्ट को कभी भी अगर अंडर परफॉर्मिंग फेज में खरीदा गया है तो उसने नॉर्मली पैसा बनाकर दिया इन्वेस्टर्स को। देखिए, वैल्यूएशन के लिहाज से तो थोड़ा सा महंगा ही लगता है मुझे लगता है ग्रोथ रेट्स अगर जैसी एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ी बेटर भी आती है तो FY25 में 70-75 रुपए के आसपास की अर्निंग पे आप 40 का मल्टीपल भी बैठा लो, ये मैं ऑप्टिमिस्टिक नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो भी 2800-2900 रुपए का लक्ष्य आता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा ओवर वैल्यूड ही है। बट हाँ, जैसा आपने बोला कि डीमार्ट एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, और जैसा यतीन बोल रहे थे कि अभी उनके सेम स्टोर सेल्स और नई स्टोर्स में वैसा पिकअप नहीं है, बट जो ऑन द ग्राउंड फीलर्स आ रहे हैं खास करके रूरल इंडिया में इंप्रूवमेंट के ज्यादातर FMCG कंपनीज की तरफ से, और अप्रैल मंथ का भी जो डेटा आया है, तो मुझे लगता है जैसे जैसे वो पिकअप आता है सेमी अर्बन रूरल वाला, वो डीमार्ट को काफी बेनिफिशियल होना चाहिए। तो नंबर्स के हिसाब से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये क्वार्टर जो नंबर्स आए वो वर्स्ट हैं और अगले क्वार्टर से आपको ग्रेजुअली थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखने मिले जो रियलिस्टिक पिक्चर दिखाएगी। बट वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है थोड़ा महंगा है। मोमेंटम के हिसाब से हो सकता है कि अगले क्वार्टर के नतीजे जब तक आए और बीच में अगर कोई कमेंट्री वमेंट्री आती है तो वो जनरली पॉजिटिव आनी चाहिए डीमार्ट के लिए। में आगे क्या डिलीवरी होती हुई दिखाई देती है? 140 रुपए की गिरावट यहाँ पर ट्रेड में बनती दिखाई दी है। गावा साहब, पोजीशन है क्या एवेन्यू सुपरमार्ट में कोई? जी नहीं, मेरी कोई पोजीशंस नहीं है, और एक्चुअली मुझे स्टॉक पसंद है। लो लेवल्स में बहुत अच्छा सपोर्ट है, 3500 के आसपास मौका मिलता है तो वहां खरीदना चाहिए। यस, डीमार्ट। ओके, अच्छा, एक बात जरा पॉलीकैब लेकर आई है स्क्रीन पर। पॉलीकैब सुबह खुला नीचे और अब लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी। और गावा सर, मैं आज एक चीज़ नोटिस कर रहा था, आपका स्टॉप लॉस बच गया आज और लोअर लेवल से एक अब शानदार रिकवरी आई। यहाँ पर सुबह हमने डिस्कस किया था इस स्टॉक को, लेकिन आज सुबह थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग शायद नंबर्स के बाद आ गई, लेकिन अब देखिए बात करते करते ये स्टॉक फिर ग्रीन में आ रहा है। तो अब वो ट्रेड मेरे ख्याल से आपकी लोअर लेवल पे बाय करने की थी वैसे भी एडवाइस, और स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट हुआ आपका। अब लग रहा है आपको ये ट्रेड वापस रिज्यूम हो रही है पॉलीकैब? बिल्कुल, इनफैक्ट ये ट्रेड बाय मोड पर है। अगर गैप अप नहीं खुलता, अगर फ्लैट खुलता तो भी बहुत बढ़िया था। अगर लोअर लेवल्स मिले, खरीदने का मौका अब भी है। 3388 पर ट्रेड कर रहा है और टारगेट मेरे 3400 फर्स्ट, उसके बाद जो हमारा लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है वो 3500 का होना चाहिए पॉलीकैब में। बिल्कुल।
पॉलीगैब 3390 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल अभी मैं निफ्टी को बैंक को नहीं छोड़ूंगा, दोबारा एक बार फिर से अटैम्प्ट देता हुआ एक स्ट्रॉन्ग पुश 44,109, फिर गया ऑप्शन बेस पे, यानी जो इंटरडे में 44,000 पे पुट राइटिंग हुई उस बेस पे गया और फिर एक अटैम्प्ट लेता हुआ। ईश्वर करे इस बार वो 44,151.80 का लेवल निकल जाए। आपकी स्क्रीन पे 44,105। मीनवाइल थोड़ा सा इससे हटके थोड़ा सा और कुछ कॉल से बात करते हैं। लेट्स ब्रिंग IRCTC, और IRCTC आपकी स्क्रीन पे एक स्विंग देखिए डी हाई की ट्रैजेक्टरी में 634। हालांकि जो कैंडल है याद रखिएगा, आज की ये कैंडल मेरे ख्याल से इंटरडे बेसिस पे अगर मैं लो से और हाई पे कंपेयर करूँ CMP पे, तो 13 अप्रैल के बाद की सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और एक हल्का सा रिफ्लेक्शन मानस ये आ रहा है कि ये अब 100 EMA की ट्रैजेक्टरी के ऊपर सेटल होना चाहता है। मानस आप कैसे अप्रोच करेंगे इस वक्त IRCTC को, और आपका टेक इस पर? देखिए, मैं भी समझता हूँ कि IRCTC इस बार जो रेजिस्टेंस 635.40 की रेंज में बना हुआ है उसको ब्रीच करेगा। 200 डे मूविंग एवरेज जो 650 है उसको टेस्ट करेगा। हालांकि अब अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपके टारगेट 200 डे मूविंग एवरेज नहीं, उसके ऊपर के टारगेट आप सेट करिए। 665 के टारगेट के लिए आपको एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप IRCTC में खरीदारी करिए, 1619 का स्टॉप लॉस लगाइए और पोजीशन टारगेट 665 पे सेट करिए। IRCTC, और आई थिंक एक स्टॉक और मार्क कर देता हूँ, उसके बाद हम चार का चौका की शुरुआत करेंगे। लेट्स ब्रिंग इंडिगो करीब करीब 2252 पे, और मुझे अच्छी तरीके से याद है ये मानस का ट्रेड भी रहा था, प्रकाश सर का ट्रेड भी रहा था, और अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ इंडिगो 2253। प्रकाश सर हल्का सा एक टेक देंगे यहाँ पे 2253 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, और वो 150 वाला स्विंग हाई काट गया। दोनों स्टॉक्स मोमेंटम में, IRCTC इंडिगो दोनों। इंडिगो पे आपका टेक? IRCTC की पहले बात कर लेता हूं। मुझे लगता है IRCTC बाई मोड पर है, 634 पर ट्रेड कर रहा है। इसका टारगेट 650 660 जोन है, वहां तक जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद एक फर्स्ट मोर एडवांटेज मिला है IRCTC में। रही बात इंडिगो की, मैं चार्ट निकाल लेता हूं इंडिगो का, देखते हैं क्या इंडिगो का हाल है। इंडिगो का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है बाई मोड पर तो है, थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन यस ट्रेड कर रहा है 2254। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 2300 के होने चाहिए। उड़ान तो है स्टॉक में, टॉप होगा टाइट, ज्यादा नहीं, और वो होगा करीब इंडिगो में 2231 का। इसमें भी एक बाई सिग्नल है और कंटिन्यूड बाई सिग्नल मोमेंटम में है इंडिगो। वीरू, IRCTC और इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो एक बार लगे हाथ SBI कार्ड भी ले लिया जाए, देख लिया जाए कि वहां पर क्या सिचुएशन है। 887 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ करीब 3% ऊपर है, और ओपन इंटरेस्ट एडिशन यहां पर 3.53% का। SBI कार्ड पर आपका व्यू क्या बन रहा है विकास सालों के, क्योंकि नंबर्स के बाद थोड़ा शांत था यह स्टॉक, और फिर पिछले हफ्ते भी धीरे धीरे करके मोमेंटम आया। आज भी देखिए वॉल्यूम एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है इस पोजीशन में। देखो, ओवरऑल देखा है कि 200 DA में जैसे उसका ब्रेक हुआ है लास्ट वीक में, उसके बाद एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिला है। हालांकि जस्ट अभी और बोर्ड जोन में इंटर हुआ है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि 910 920 यहाँ पे अभी भी एक अप मूव आने के चांसेस इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। नीचे में जो इंट्राडे हमने नोट डाउन किया है कि यहाँ पे 870 374 जो है वो एक बेस बना चुका है, जो सुबह मॉर्निंग में जैसे खुला उसको ब्रेक करने के बाद उसके बाद पूरे दिन में उस रेंज के आसपास नहीं आया, वहां से स्लोली अपने यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है 910 के आसपास के टारगेट यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट रख सकते हैं। ये फिलहाल आपके लिए 1000 की तरफ बढ़ने के पूरे आसार अभी भी दिखा रहा है। SBI कार्ड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस स्टॉक में नजर आया है। कुछ देर पहले ऑफ कोर्स हम बात कर रहे थे IT कंपनियों की। TCS इस घंटे आप गौर करेंगे तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अचानक आधे % का नॉक TCS में आया। इन्फोसिस 1.5% ऊपर है, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर थोड़ा सा प्रेशर इधर भी देखने को मिला है। विप्रो HCL टेक में भी वही नजर आ रहा है कि ऊपरी लेवल्स पर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर राजेश सातपुते अगर इन्फोसिस पर एक व्यू दे सके, 1263 के लेवल्स के आसपास पोजीशन है, कैरी करने वाली बन रही है या नहीं? देखिए हर्षदा जी, अगर इन्फोसिस का चार्ट देखें तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है करीबन 1280 के आसपास, 1280 1300। तो अगर आपको IT में बेट लेना है तो प्रोबेबली इन्फोसिस में ठीक है छोटा मूव मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर उसके साथ थोड़ा ज्यादा जाता है। तो बी वेरी फ्रैंक विथ यू, तो इन्फोसिस को थोड़ा सा हम साइडलाइन रखेंगे। तो अगर स्ट्रेंथ के साथ कुछ जाना है IT में, देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग विद HCL टेक्नोलॉजीज।
अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इसका बेहतरीन है, इसमें रिलीफ रैलीज अच्छी आ रही है, 1100 के पार ये खड़ा है, यानी 1100 पे जो कॉल राइटर है वहां पे स्क्वीज होगा। तो अगर आपको लॉन्ग करना है देन एक्सेल टेक लुक्स बेटर टू मी। 1130 1140 तक का टारगेट अनफोल्ड होगा, स्लो मूव रहेगा, आपको 1100 के ऊपर इसे बाय करना है, स्टॉप लॉस रखना है करीबन 1090 का। ओके चलिए फिर अब एक काम करते हैं, 4 का चौका स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे हम शिल्पा राउत से। शिल्पा जी बताइए आपकी ऑप्शन ट्रेड। जी मेरा सस्ता ऑप्शन अभी आईटी से ही रहेगा, टेक महिंद्रा पे सेटअप काफ़ी स्ट्रांग है, 1050 पे इसका अच्छा सपोर्ट है एंड इमीडिएट बेसिस में मुझे लगता है 1090 1100 टारगेट्स आने चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा रहेगा सस्ता ऑप्शन वो रहेगा 1070 का कॉल ऑप्शन, रफली ट्रेड कर रहा है अभी 17 रुपये 18 रुपये के बीच में, आप इसको ट्रेड में लीजिए। आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 11 रुपये का और टारगेट्स ऑफ 30 एंड 38। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड क्लियरली बनता हुआ 1070 का कॉल लेना है टेक महिंद्रा में। मानस, एफएनओ सुपरस्टार? देखिए एफएनओ सुपरस्टार के लिए सिटी यूनियन बैंक में मेरी नजर है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। मेरा समझना है जो कंसोलिडेशन था वो कंप्लीट हो गया, आज स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को फिर से टेस्ट किया, लेकिन वहां पर काफी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। एक प्राइस ब्रेकआउट हमने 140 रुपए के ऊपर इंट्राडे चार्ट पे ऑलरेडी देख लिया है, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। सीयूबी में आप खरीदारी कर रहे हैं तो 139 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स है, और टारगेट सेट करने हैं 147 रुपए के। यहाँ पर आप सिटी यूनियन बैंक का 145 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 2 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पे 90 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ टारगेट 5 रुपए 50 पैसे के सेट करने हैं। तो सिटी यूनियन बैंक के 145 के कॉल ऑप्शन में भी खरीदारी करने की राय है। ओके आपके पास सिटी यूनियन बैंक को बाय करने का एक विकल्प है, हालांकि 145 की कॉल ऑप्शन भी आप बाय कर सकते हैं। विकास सालुके, आपका चार्ट का चमत्कार क्या पिक कर रहे हैं आप? देखो आज जो चार्ट के चमत्कार इसमें मेरा कोटक बैंक यहाँ पे बाय कॉल रहेगा, जहाँ पे बैंक में अच्छा मूव देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कोटक बैंक यहाँ पे 2060 के टारगेट के लिए यहाँ से अपनी यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए देखने मिलेगा। और नीचे में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा वो 1940 का है। चार्ट हमने देखा है कि लास्ट मंथ जिस हिसाब से गैप अप होने के बाद जो अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर लाइन चार्ट आप देखोगे तो वो वहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट इस काउंटर में कंटिन्यू होते देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है 2060 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है, 1940 का यहाँ पे नीचे में स्टॉप लॉस है। ओके कोटक महिंद्रा बैंक 1970, क्या फाइनली 2000 का लेवल क्रॉस कर पाएगा कोटक, ये बड़ा सवाल है। शरद जी, मिड कैप फंडा स्टॉक? जी हमारा मिड कैप फंडा होगा टीम लीज। हमें लगता है टेम्प स्टाफिंग और स्टाफिंग में कंपनी एक डिसेंट नाम है और ऊपर से काफी करेक्ट भी हो गया है। आने वाले समय में जैसी नीतियां हैं और जिस तरीके से कैपेक्स ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, टेम्प स्टाफिंग में भी काफी बढ़िया स्कोप रहना चाहिए, नॉर्मल स्टाफिंग में भी। तो हमें लगता है ये कंपनी को उसका काफी बड़ा फायदा होना चाहिए। इंडिया में स्टाफिंग जो है वहाँ पे 15% जैसी ग्रोथ रेगुलरली मिल रही है, ग्लोबली उसके ग्लोबल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा, और हमें लगता है ये ट्रेंड आने वाले समय में कंटिन्यू करना चाहिए। कंपनी आईटी पे थोड़ा डिपेंडेंट थी, इस वजह से जो आईटी में स्लो डाउन आया उसका असर इनके नंबर्स में भी दिखा, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह बंद हुए थे उसका भी असर इन पे पड़ा। बट ग्रेजुअली हमें लगता है कि ज्यादातर जो खराब न्यूज थी वो हमारे पीछे है और आने वाले समय में लगातार आपको इम्प्रूवमेंट देखने मिलनी चाहिए। अगले 2 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि टॉप लाइन में करीब 15-20% जैसी CAGR आसानी से आनी चाहिए, बॉटम लाइन में भी वैसी CAGR आनी चाहिए। और FY25 के नंबर्स पे हमें लगता है 30 टाइम का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 3100 रुपए के 3200 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से टीम लीज सर्विसेज। ओके तो टीम लीज सर्विसेज में एक अपॉर्चुनिटी। चलिए मैं आपके लिए फटाफट से रिकैप करती हूँ, फिर हमारे अगले जानकार को जोड़ेंगे। जो पहला ट्रेड था वो था एफएनओ सुपरस्टार, आई बेग योर पार्डन, सस्ता ऑप्शन जो टेक महिंद्रा के तौर पर 1070 का कॉल सजेस्ट किया शिल्पा ने। 30 से 38 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी, 17 के आसपास से ट्रेड करता हो तो लगभग डबल होने के चांसेस हैं वहाँ। सिटी यूनियन बैंक फिर चुना गया मानस की तरफ से एफएनओ सुपरस्टार के तौर पर, 147 का टारगेट, 139 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। फिर आया आपका कोटक महिंद्रा बैंक 2060 के टारगेट के लिए, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है चार्ट का चमत्कार में, 1940 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं। और टीम लीज वो फंडा ट्रेड था जो शरद अवस्थी ने आपके लिए चुना है, 3200 के टारगेट के लिए एक मौका है खरीदारी करने का। स्टॉक थोड़ा आज शांत है।
चलिए इस बीच एक बार फिर निफ्टी बैंक के दर्शन कर लेते हैं 44,104 के आसपास। तो 44,151.7 छूने के बाद हम देख रहे हैं 44,103 के लेवल्स। कुछ करेक्शन देखने को मिला, फिर तेजी हुई है। यू नेवर नो अनुज, आधा घंटा आखिरी आधे घंटे में फिर वो लेवल्स को रिट्रेस करने की हिम्मत कुछ लोग दिखा दे। हाँ, लेकिन इसको रिविजिट नहीं करते हैं अब हम। हाँ। इतना मतलब इतना कोशिश की हर्षदा इसको लेके जाने की वहाँ पर 0.1 पॉइंट मतलब रह गया दूर, और मुझे लग रहा है वो थोड़ा सी कुछ गड़बड़ हो गई वहाँ पर, वरना लग रहा था कि ये हो जाएगा ऑल टाइम हाई। वो प्रॉफिट टेकिंग जो आनी थी वो मुझे लग रहा है कि ऑल टाइम हाई से आनी थी, उससे एक जस्ट 0.1 पॉइंट पहले आ गई। प्रैक्टिकल पर्पज के लिए तो ऑल टाइम हाई है। अच्छा, क्लोजिंग बेसिस पे ऑल टाइम हाई होगा, अगर यहाँ क्लोज हो गए हम तो क्लोजिंग बेसिस पे ऑल टाइम हाई होगा। ये भी एक अपने आप में एक बड़ा वो है। चलिए, और फिर इसी चर्चा को बैंकों के साथ ही आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं यहाँ पर दिनशा ईरानी, हीलियस कैपिटल के CEO। दिनशा जी, स्वागत है आपका। वी वुड हैव लाइक टू कांग्रेचुलेट यू ऑन द निफ्टी बैंक हाई, बट वो बस 0.1 से रह गया। ईदर वेज तेजी तो देखने को मिली है और लीडरशिप यहीं पर देखी गई है। आपकी फिलहाल राय क्या है बैंक्स फाइनेंशियल्स पर, क्योंकि लार्जली SBI छोड़ ज्यादातर नतीजे आ चुके हैं और एक बहुत मजबूत Q4 निकला है। जी हर्षा जी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और हमें तो बहुत ही खुशी हो रही है कि ये दिन पे आपने आमंत्रित किया जब जैसे अनुज जी ने बोला कि ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो गया, तो यहाँ लेवल पे क्लोज हुआ, और हमें कोई शक नहीं है कि ये तो अभी शुरुआत ही है। हमें तो यही लगा था पहले से ही, हमारे को मतलब हमारा तो फेवरेट है बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है हमारे काफी चाहते हैं, और हमें तो यही लगा था कि अगर जो इकोनॉमी ग्रो होने वाली है तो बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही मजबूत कड़ी रहेगी उसकी, और उसके चलते वही खींचेगी इंडेक्स को। इनफैक्ट एक टाइम में तो हमने ये भी स्टेटमेंट माना था कि जब मर्जर थ्रू हो जाएगा HDFC और HDFC बैंक का, तो उसके बाद में वही एक लीडर बोर्ड में होगा जो पुल करेगा पूरे इंडेक्स को, बैंकिंग निफ्टी को पुल करेगा, और वही हुआ। कंसर्न बीच में ये था कि शायद निम्स पीक आउट हो गए हैं, क्योंकि अभी तो लेंडिंग रेट्स तो काफी बढ़ गए थे, लेकिन अभी जो बोरोइंग रेट्स है वो बढ़ रहे थे, तो इसलिए ऐसे लग रहा था कि शायद निम्स पीक आउट हो जाए, और हमें भी यही लग रहा था कि मे बी एक प्लेटू आ जाएगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। बट हमें ये भी पक्का पता था कि क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होगा साथ में, और वो ऑफसेट कर देगा इस प्लेटू को जो आपके निम्स टच करेंगे। डिक्लाइन तो नहीं दिख रहा था हमें, लेकिन हमें ये दिख रहा था कि डिमांड आ जाएगा, उसके चलते निम्स एक फ्लैटिश हो जाएंगे, और वहां से जो क्रेडिट ग्रोथ है वो पिकअप हो जाएगी। एक्चुअली ये क्वार्टर जो था मार्च का, उसमें दोनों चीजें बरकरार रही। क्रेडिट ग्रोथ तो था ही था, पर निम्स भी एक्सपैंड हो गए काफी बैंक्स के, तो इसलिए हमें लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही डिमांड आ गया क्रेडिट का, जो इतने छोटे दरी में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। लेकिन आगे चल के यही होगा कि निम्स प्लेटो होंगे और क्रेडिट ग्रोथ रहेगी, किक इन होगी, और उसके चलते आपके अर्निंग्स ग्रोथ आएंगे। और एक चीज आप ये देख लीजिए कि री रेटिंग के लिए क्रेडिट ग्रोथ काफी हद तक जरूरी होता है, क्योंकि उसके बगैर बैंकिंग में री रेटिंग नहीं होती है। निम्स एक हद तक आपको खींच लेंगे, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आपको सेक्टर को री रेट करना है तो क्रेडिट ग्रोथ हैज टू किक इन, और वही हो रहा है, और वही हमें लग रहा है कि आगे चलते रहेगा। इसलिए आपके अर्निंग ग्रोथ भी रहेंगे और थोड़ी बहुत री रेटिंग भी चलती रहेगी बीच में। दिनशा जी, ऑब्वियसली सबको पता है कि HDFC बैंक आपकी पोर्टफोलियो में शायद टॉप पोजीशन पर रही है। अब ICICI बैंक का भी काफ़ी वेट है आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन HDFC बैंक ने जो पिछले 3 साल अंडर परफॉर्म किया, मतलब इस साल से पहले, तो उसके बीच में आपने कैसे कन्विक्शन होल्ड रखी, क्योंकि उसके मुकाबले बाकी स्टॉक्स काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे थे? जी देखिए, एक तो ऑब्वियस था उसमें कि ऊपर में टॉप लेवल पे चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली एक पेशेंस, जब कोई नया CEO आता है तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा। 2 सिस्टम वाले वो थे, शशि जी सिस्टम में ही थे पहले से, पर उनको थोड़ा टाइम लगा समझने को, और फोकस उनका ज्यादा डिजिटल पे गया था। तो हमें यही लग रहा था कि मे बी डिजिटल का फोकस लेके थोड़ा एक हद तक निकल जाएगा टाइम, पर वही हुआ कि कोई 18 या 1 महीने निकल गए टू पुल द बैंक अप अगेन। पर डिजिटल में भी स्ट्रेंथ आ गया, जहां पे हमें लग रहा था कि एक वीकनेस थी, तो उसके चलते हमें यही कन्विक्शन था कि अगर जो एक तो नथिंग वाज गोइंग रॉन्ग विद द बैंक, आई मीन सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ठीक है, थोड़ा सिस्टम को लेके, आई मीन एज इन थोड़ा ग्रोथ उनका एज कंपेयर टू द सेक्टर थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी हमें यही लग रहा था कि ठीक है,
एक मर्जर है राउंड द कॉर्नर में, तो वी कैन लिव विद दैट, बिकॉज उसके बाद उनका जो वैल्यूएशन भी था वो बिकमिंग वेरी अपीलिंग। और फ्रैंकली अगर जो इतना बड़ा बैंक ना चले तो पूरा सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें यही कन्विक्शन था कि अगर जो बैंकिंग सेक्टर पे कन्विक्शन है तो ये तो बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं, एचडीएफसी बैंक को रखना ही पड़ेगा अपने आप। एक आध टाइम प्रॉब्ली वो टॉप होल्डिंग से स्लिप होके नंबर 4 और 5 में चला गया था, लेकिन अभी वापस टॉप के आसपास ही घूम रहे हैं हमारे। दिनशा जी, जो नंबर्स डीएलएफ ने दिए उसके बाद का ये स्विंग मल्टी ईयर हाई, 13 साल का हाई, आपका पूरा एचएफसीज का चलना, और एक और चीज़ अगर आप देखें तो इस वक्त रियल स्टेट से अच्छा चल रहे हैं, रियल स्टेट इंसिलरीज, सूडो रियल्टी, सब कुछ अच्छा कर रहा है। आपका सर इस वक्त रियल्टी पे कन्विक्शन बन रहा है, या फिर रियल्टी या फिर एचएफसीज या फिर रियल स्टेट इंसिलरी, इन तीनों में से किस बास्केट को छूना चाहिए? अगर आपका कन्विक्शन नहीं भी है फिर भी एज ए इन्वेस्टर किस पे फोकस करना चाहिए इस वक्त? जी देखिए, हमारा तो एक्चुअली हम तो जो है फोकस करते हैं जो एक्चुअल विजिबल होता है। लाइक आपने रियल एस्टेट कंपनी बोली, नाम लिया आपने, जो ऑल टाइम हाई पे है वो हमारे पास है, काफी अच्छा पोजीशन है वहां पे। और हमारा कन्विक्शन वही था कि अगर जो पर कैपिटा इनकम्स ग्रो हो रही हैं तो ऑब्वियसली जो लग्जरी सेगमेंट है, अफोर्डेबल लग्जरी सेगमेंट है, वहां पे ज्यादा ही ग्रोथ आएगा। और यही हुआ एक्चुअली। अफोर्डेबल हाउसिंग वाले इतने नहीं चले जितने लग्जरी हाउसिंग वाले चले थे, क्योंकि वहां पे स्पेंड्स नेवर टुक अ बैक सीट, मतलब काफी हद तक स्पेंड जारी रहे वहां पे। तो इसलिए एक कन्विक्शन वो था। दूसरा, आपने जो मॉर्गेज कंपनीज बोली वो भी हमारे काफी हमें इंटरेस्ट है उन कंपनी में, और है हमारे पास एक्सपोजर वहां पे। एंसिलरीज की बहरहाल जो आपने बात की, काफी फ्रेगमेंटेड सेगमेंट है वहां पे। लेकिन दूसरा आप ये देखिए कि वहां ब्रांड का वैल्यू तभी आता है जब आप रेनोवेशन में जाते हैं। अगर जो आप रेडी यूनिट पिक करें तो आपका कोई से नहीं होता ब्रांड का, बिल्डर डिसाइड करता है क्या ब्रांड डालना है उसको कहां पे। तो इसलिए वो दे आर द मर्सी ऑफ द बिल्डर। जब आप ग्रोथ देख रहे हैं न्यू बिल्ड्स में तो वहां पे एंसिलरी का इतना वो नहीं होता, स्टेक नहीं होता, इनफैक्ट मार्जिन कंप्रेशन ही होता है उनको टू सप्लाई टू द बिल्डर। इसलिए हमें लग रहा है कि ये दो पहले जो लेग्स हैं, एक तो मॉर्गेज कंपनीज और दूसरा एक्चुअल रियल एस्टेट कंपनी, वहां पे रहना चाहिए रादर देन ऑन द एंसिलरी बिट। और फ्रैंकली एंसिलरीज में भी वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं, तो हमें तो वहां पे इंटरेस्ट नहीं है आज की तारीख में। लेकिन इस सब के बीच ऑफ कोर्स जो फाइनेंस की हम बात कर रहे थे वो ऑटो सेल्स को भी ड्राइव करता है दिनशा जी। और यहाँ पर हम आज सुबह में क्लियरली टाटा मोटर्स के नंबर्स एनालाइज कर रहे थे, जहाँ पर परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, और जो जेएलआर में है उसमें ज्यादा कन्विक्शन दिख रहा है कि यहाँ से आगे डिलीवरी देखने को मिलेगी। मारुति के नंबर्स में डिमांड में एक साफ पिकअप देखने को मिल रहा है। इधर कितना एक्सपोजर आप लोगों का है, या फिर ऑफ लेट अगर आपने बढ़ाया है? जी बिल्कुल नहीं, हमारा तो कन्विक्शन है यहाँ पे कि ये एक फ्लैश इन द पैन शायद बोल दीजिए आप, लेकिन हमें ये लग रहा है कि पेंटअप डिमांड जो है वो आ गई है, यहाँ पे किक इन हो गई है। और दूसरा, आपने जो बात की जेएलआर की, वहां पे तो आपको टू एनालाइज दैट कंपनी आपको तो 4-5 करेंसियां पहले एनालाइज करनी पड़ेगी, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा उस कंपनी पे वो एनालाइज करना पड़ेगा। और वैल्यूएशन, जैसे आप अगर जो देखिए दूसरे जो लग्जरी कार कंपनीज हैं उनका तो लो सिंगल डिजिट पीस चलते हैं। तो ये हमें बिल्कुल ही जस्टिफाई नहीं हो सकता कि आप इनको डबल मतलब लेट टीन काइंड ऑफ पीस दें आगे चल के भी उसमें। तो इसलिए हमें वहां कंफर्ट तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है, एक तो वैल्यूएशन का था, और दूसरा ये है कि एक्चुअली जैसे हमने पहले भी बोला हुआ है कि हमें तो ईवीज, हाइड्रोजन व्हीकल्स, ये सब एक मेजर डिसरप्शन लग रहा है इस इंडस्ट्री में, और इसलिए हमें जरा दूर रहे तो अच्छा ही है। और दूसरा, आपने जो मारुति की बात की, वहां पे भी अगर जो एल नीनो किक इन हो जाता है तो एंट्री लेवल व्हीकल्स में थोड़ा तो इशू आ सकता है आगे चल के। एंड फ्रैंकली आई मीन मारुति हैज बीन लूजिंग स्टेक ऑन द एसयूवी साइड, तो वहां पे थोड़ा जो पे हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, तो वो सब देख के हमें लग रहा है कि अवॉइडेबल है सेक्टर ज्यादा आज की तारीख में। अच्छा दिनशा जी, आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कन्विक्शन कॉल रहा है कि आईटी को अवॉइड करना है, लेकिन अब क्या रीलुक डिजर्व करता है? क्योंकि लोअर लेवल से अब थोड़ी रिकवरी देख रहे हैं हम स्टॉक्स में। लग रहा हमें कि आईटी आपको देखना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली एक चीज क्लियर हो गई है कि जो आपका ग्रोथ रेट है ये साल एटलीस्ट, वो आप, और एक्चुअली आगे के साल का तो विजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपको आपने देख ही लिया कि इन्फोसिस जो अपना जो
ग्रोथ रेट जिन्होंने रीरेट किए थे अपने ऑन 17 जनवरी, 12 अप्रैल में जाके उन्होंने अपना वो भी मीट कर सके टारगेट। तो इट्स ऑब्वियस कि विजन वहां पे बहुत शॉर्ट टर्म रहती है। तो इसलिए जो आज की तारीख में जो दिख रहा है वो हमें लग रहा है कि मिड सिंगल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ रेट है, विच इज इवन लोअर देन जो प्री कोविड के ग्रोथ रेट थे उससे भी कम है। उधर तो 8-9% ग्रोथ रेट दिखती थी आपको रेगुलरली। तो हमें ये लग रहा है कि आपके वैल्यूएशंस एटलीस्ट हैव टू गो बैक टू जो प्री कोविड के वैल्यूएशन थे वहां पे, मतलब 17-18 टाइम फॉर टॉप रैंक कंपनीज, जो आज की तारीख में नहीं है। इसलिए हमें लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन बाकी है। और एक्चुअली जून का क्वार्टर आई थिंक सबसे दुखदाई होगा इस सेक्टर के लिए, क्योंकि उन्होंने एंटर ही किया ये क्वार्टर में ऑन अ लो लेवल। तो ऑब्वियसली ये और लो जाने की शंका है। तो मे बी यू विल सी अनदर कंप्रेशन देयर। तो इसलिए बेटर अवॉइड करें अभी के लिए। और फ्रैंकली आई मीन, आप जो यूएस से साउंड बाइट्स आ रहे हैं वो भी इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। ले ऑफ्स चालू हुए वहां पे और रिसेशन की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली जब सबसे बड़ा मार्केट आपका पेन में है तो देयर इज नो वे यू कैन गेन आउट हियर। ओके, चलिए फिर दिनशो सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और ये सब बात रखने के लिए। धन्यवाद। चलिए अब एक काम करते हैं, अब नंबर्स की बात कर लेते हैं। कल जो नंबर्स आने हैं उस पर सुमित के पास चलते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। भारती से शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं भारती एयरटेल के नंबर्स के साथ। और भारती ने मतलब 2 दिन पहले या 3 दिन पहले इनके अफ्रीकन यूनिट के नंबर्स आए थे और वाई बेसिस पे वहाँ पर नंबर्स में एक सुधार देखने को मिला था। आरपू भी उनके बेटर साइड पे। तो अब क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भारती एयरटेल कंसो नंबर्स की बात कर लेते हैं। रेवेन्यूज़ करीब 2% बढ़ने का अनुमान, 36,500 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज़ रहेंगे। मुनाफे फ्रंट पर 2,800 करोड़ रुपए का मुनाफा, 76% की बढ़त। ऑब्वियसली बात है, एक लो बेस जिसकी वजह से कंपनी के नंबर्स में क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एक अच्छा जंप आपको दिखाई पड़ रहा है। 1,588 करोड़ के सामने करीब 2,800 करोड़ रुपए। एबिटा मोर लेस फ्लैट, 51-52% के आसपास का एबिटा रहेगा और एबिटा मार्जिन 52% और एबिटा करीब 18,800 करोड़ रुपए के आसपास 1-1.5% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कंपनी के इंडियन बिजनेस में अच्छी ग्रोथ है। अफ्रीका का कारोबार फ्लैट रहा है तो उसका एक इम्पैक्ट वाई बेसिस पे हालांकि अच्छा, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे फ्लैट है। इंडियन वायरलेस बिजनेस करीब 3% बढ़ने का अनुमान है, 19,900 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। कंसो मार्जिन के अंदर स्लाइटली डिक्लाइन है, मोरलेस फ्लैट साइड पे आप इसे मान के चल सकते हैं। आरपू का नंबर करीब 196-197 ये रहने का अनुमान है, 193 के सामने। रिलायंस के केस में जो नंबर्स आए थे उसमें आरपू के नंबर्स बेटर पे थे, तो मार्केट वहीं से क्यूज दे रहा है कि शायद यहाँ के भी बेटर साइड पे नंबर आते हुए दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए एक अच्छे आरपू के नंबर रहेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। लेकिन ओवरऑल नंबर में प्रॉफिटेबिलिटी जंप है, एबिटा जंप है, रेवेन्यू जंप है। हालांकि मार्जिन फ्लैट रहने का अनुमान यहाँ लगा रहा है बाजार। तो ये फिलहाल भारती की एक्सपेक्टेशन। इसके साथ ही दूसरी कंपनियों में क्या और एक्सपेक्ट किया जाएगा सुमित? देखिए, पहले मैं शुरुआत करता हूँ फार्मा के दोनों कंपनियों से। इसमें ग्रेन्यूल्स के नंबर भी आने हैं और मेट्रोपोलिस के नंबर्स भी आने हैं। तो ग्रेन्यूल्स के नंबर्स के साथ शुरुआत करता हूँ। रेवेन्यूज़ 1135 करोड़ रुपए इस तिमाही में रहने का अनुमान है, 10-10.5% की बढ़त वहाँ देखने को मिल सकती है। रफली 144 करोड़ रुपए का मुनाफा, 26% की जंप यहाँ पर रहेगी। एबिटा फ्रंट पर करीब 226-227 करोड़ का एबिटा इस तिमाही में कंपनी पोस्ट कर सकती है और मार्जिन 20%, 19% के सामने मार्जिन आने का अनुमान बाजार लगा रहा है। इनके जो एपीआई स्पेस है वहाँ पर ग्रोथ 10% की ग्रोथ बाजार वहाँ पर एस्टिमेट लगा कर चल रहा है। और वैसे भी जितने भी नंबर्स आए हैं हाल फिलहाल में फार्मा कंपनीज के, अलम्बिक के नंबर देख लीजिए, ग्लेनमार्क के नंबर्स देख लीजिए, सबके नंबर्स बेटर साइड पर है और एपीआई परफॉर्मेंस ही अच्छी रही है। तो शायद यहाँ पर भी वो ड्राइव करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। फिक्स डोजेट फॉर्मुलेशन सेगमेंट की तरफ से भी एक अच्छी ग्रोथ मार्केट ने अनुमान लगा रखा है। हालांकि यूएस सेल्स थोड़ी सी हिट कर सकती है, जो हमने डॉक्टर रेड्डी के नंबर्स में भी मेंशन किया था, क्योंकि जो लॉजिस्टिक का इशू है, प्राइसिंग का इशू है, वो थोड़ा बहुत हिट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन कमेंट्री, प्राइस इरोजन की बातचीत, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप जरूर नज़र रखिए ग्रेन्यूल्स के केस में। लाइकवाइज मेट्रोपोलिस के नंबर्स की अगर बात की है तो यहाँ पर भी जो अनुमान बता लगाकर चल रहा है कि नंबर साइड पर 306 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रहेगा, 2% की बढ़त और करीब 76 करोड़ रुपए के आसपास का ईबीटा रहेगा, 73 करोड़ के सामने वाई बेसिस पे। मार्जिन 1-1.5% बढ़ने का अनुमान है और प्रॉफिटेबिलिटी भी 3%, 4% गिरने का अनुमान है। यानी फ्लैट साइड पे प्रॉफिटेबिलिटी आप मानकर चल सकते हो। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी में 9-10% का एक जंप आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। फ्लैटिश रहेंगे क्यू ऑन क्यू और जो पब्लिक प्राइवेट इनकी सेल्स रहती है वो बिल्कुल फ्लैट है, तो उसी की वजह से कंपनी के ओवरऑल नंबर से भी एक रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। नॉन कोविड रेवेन्यूज जो है वहाँ पर डबल डिजिट की ग्रोथ है। वैसे भी कोविड के कारोबार में मार्जिन कम होते हैं, तो डबल डिजिट में वहाँ ग्रोथ आती है तो वो कंपनी के बॉटम लाइन के लिए बेहतर ही मानेंगे। 13% के
आसपास की बढ़त नॉन कोविड बिजनेस में 235 करोड़ रुपए का नंबर रहेगा, 208 करोड़ रुपए के सामने ये वाई बेसिस पे रहने का अनुमान बाजार लगा रहा है। और रेवेन्यू पर पेशेंट करीब 3.5% बढ़ने का अनुमान है, 957 करोड़ रुपए, क्योंकि स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जो नंबर्स हैं वो पिकअप करके गए, इसलिए वहां पर एक पिकअप देखने को मिलेगा। तो इन टोटल इसके नंबर्स में आपको सीक्वेंशियल बेसिस पे पिकअप दिखाई पड़ेगा, ग्रेन्यूल्स के नंबर वाई बेसिस पे अच्छे साइड पे दिखाई पड़ेंगे। तो ये इनफैक्ट एक्सपेक्टेशंस आपके लिए सामने पेश करती गई हैं। एक एक करके इन सारे स्टॉक्स पर नजर भी डाल लेते हैं। भारती एयरटेल टू बी प्रिसाइज, आपको याद होगा बीच में भारती में कुछ इंटरेस्ट भी आता हुआ दिखाई दिया था, डिसेंट खरीदारी देखने को मिली थी, आज आधे % ऊपर है, ये 800 के आसपास ही स्कर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। राजेश सातपुते, चार्टिकली क्या लग रहा है, 800 के पार निकलने के आसार बन रहे हैं या नहीं? आई थिंक निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे 2-3 चीजें मुझे जो प्रोमिनेंटली अच्छी लगती है। यानी हम जो पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे पैटर्न तो हायर टॉप हायर बॉटम है, लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। तो ये जो रेजिस्टेंस था, अगर आप उसे थोड़ा माइन्यूटली देखें तो 795 के आसपास सप्लाई था, उसके बाद 800। तो ये एक जोन है, मुझे लगता है इवेंचुअली ये जोन पार करेगा और 830 835 इसका टारगेट होगा। तो यहाँ पे भारतीय देखिए लॉन्ग साइड का ट्रेड बनेगा, स्टॉप लॉस होगा 790 का। ये बात हुई भारती एयरटेल की। एक बार ग्रैन्यूल्स का चार्ट देखिए मानस, ग्रैन्यूल्स पर कोई व्यू? देखिए ग्रैनुल्स के अगर हम चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी कुछ दिनों पहले ही 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने टेस्ट किया था और वहां पर ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आज स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे गया, एक प्राइस ब्रेकडाउन 295 के नीचे देखने को मिला है। आई थिंक ये करेक्शन थोड़ा और डीप हो सकता है जी, हो सकता है कि 285 तक किस तरह आपको देखने को मिल जाए। तो अभी भी इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी, 285 पे रिव्यू करना चाहिए फिर से। अगर वहां सपोर्ट ले तो खरीदारी करेंगे, अदरवाइज इसको अवॉइड करना चाहिए। जी आपकी स्क्रीन पे ग्रैन्युल्स इंडिया, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन का केस है, याद रखिएगा। इस बीच एक दो स्टॉक्स को देख लेते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं। और एक बार हालांकि मैं जिन स्टॉक्स को ले रहा हूँ वो थोड़े ब्रेकडाउन के केसेस हैं। अब 923 पे आप सिप्ला में इंट्राडे पुल बैक दिख रहे हैं। ऑल दो ये कैंडल अपने आप में बहुत ख़राब है, बट यस लोअर लेवल से, लोअर ट्रजेक्ट्री से एक पुल बैक है। 900 की आज लोवेस्ट ट्रजेक्ट्री थी, अब करीब करीब 923 पर ट्रेड करता हुआ। जीएनएफसी आपकी स्क्रीन पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है और डी हाई की ट्रजेक्ट्री में आता हुआ। और एक स्टॉक लेके आइए आप कोलगेट। अनुज और मैंने सुबह इस पर काफ़ी बात की थी, अनुज ने ट्रेड पिक किया था हालांकि उस वक्त, और करीब करीब आज 1710 का हाई, 1700 का हाई लगा के आया। ये हल्का सा रिट्रेस हुआ है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसमें इमर्ज हुई है। और साथ ही साथ एक बार मिड कैप बैंकिंग में आरबीएल को देखिए। आरबीएल फाइनली आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ अपने पिछले 3 दिन की 4 दिन की रेंज को बाइसेक्ट करता हुआ और आज का लो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था। ये राजेश जी 153 पर आरबीएल पे आपका टेक क्या है और इसमें किसी स्प्रेड पे काम कर सकते हैं क्या? अब हम सीरीज़ के मिड में हैं, मतलब एट द मनी कॉल लेके स्लाइटली 160 की कोई कॉल बेच सकें, कोई स्प्रेड का व्यू है आपका आरबीएल में? क्योंकि आपने लास्ट टाइम देखा होगा 24 अप्रैल के आसपास यही जोन बाइसेक्ट हुआ था तो 165 तक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्टिकल स्विंग मिला था। आपका ठीक राजेश जी? वीरेंद्र जी देखिए, स्प्रेड पे अभी तो फिलहाल मैं इमीडिएट नहीं कमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास सामने प्राइजेस प्रॉपरली अपडेटेड नहीं है। लेकिन मैं देख रहा था कि कहाँ मोमेंटम है और कौन सा कॉल लेना चाहिए। तो अगर उस लिहाज से देखें तो फिर ऑब्वियसली एटीएम पे ही काम होगा। और इनफैक्ट टेक्निकली मेरे नजर से कैसे छूट गया, मैं वो सोच रहा हूँ। बहुत बढ़िया पिक आपने यहाँ पे सुना है। देखिए टेक्निकली यहाँ पे 200 डीएमए का ये इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद इसने अपने 200 डेज के बाद 100 डीएमए को सरपास किया, 50 डीएमए को सरपास किया। टेक्निकली इट्स अ बुलिश एंगल्फिंग। तो ऑल इन ऑल द जिस्ट इज यहाँ पे फ्रेश बाय इमर्ज हुआ है आरबीएल में, जिसका टारगेट बनेगा करीबन 160 162। तो यहाँ पे डीएस बढ़िया पिक रहेगा। इट्स अ बाय इन आरबीएल। आपका स्टॉप लॉस होगा करीबन 150 का। सो 150 के स्टॉप लॉस के साथ आरबीएल में लॉन्ग करे, या फिर 150 का कॉल ऑप्शन करीबन 5 रुपए 40 पैसे पे है, इसे बाय करे, 3 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और सामने टारगेट सेट करे करीबन 10 से 11 का। तो यहाँ पे बड़ा मूव मिल सकता है आरबीएल बैंक में। बढ़िया पिक है वीरेंद्र जी, बढ़िया पिक है। तो ये इनफैक्ट एक ट्रेड जो आरबीएल बैंक आइडेंटिफाई किया गया जहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी है। चलिए बीटीएसटी ट्रेड्स या एसटीबीटी ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। कावासा बताइए क्या लेके जाएंगे कल? और वो है आईटीसी। आईटीसी ट्रेड करा है 427 पर। स्ट्रक्चर तो पूरा पॉजिटिव है और डिप चाहिए था वो भी मिल चुका और फ्रेश अप शुरू हुआ है। ब्रेकआउट 2 मिले, एक 425 में, दूसरा 426 पे आसपास।
मुझे लगता है यस अप मूव ऑन है, 427 पर ट्रेड कर रहा है, इसका टारगेट 435 कम से कम होना चाहिए। स्टॉप होगा 425 आईटीसी। ओके, आईटीसी में इस समय बीटीएसटी कॉल आपको लेनी है और शानदार मोमेंटम इस समय आईटीसी में, वापस 2-3 दिन का कंसोलिडेशन और फिर से तैयारी ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की। यहाँ पर मानस, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? अनुज जी, आईडीएफसी की तरफ देखना चाहिए। देखिए, क्लासिक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट होने को तैयार है। मेरा समझना है कि इस करीब 10-12 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज हमें उसे एक ब्रेकआउट की तरह ही देखना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। फ्यूचर्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 92.35 के भाव चल रहे हैं। 90 रुपए 90 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ 95 तक के टारगेट आपको कल आईडीएफसी लिमिटेड में देखने को मिल सकते हैं, तो आईडीएफसी में ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। आईडीएफसी का जो 92 वाला ऑप्शन है, 2 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां खरीदारी करिए। 1 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और कम से कम 3 रुपए 50 पैसे के टारगेट सेट करिए। ओके, आईडीएफसी आपके स्क्रीन पे, और 92 की कॉल भी ले सकते हैं आप, करीब करीब 2.25 पे ट्रेड करते हुए। राजेश जी, आप क्या पिक करेंगे? वीरेन जी, देखिए नजर तो बैंकिंग स्टॉक पे ही है, लेकिन इस बार मैं सुबह पीएसयू की बात की, अभी मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर की बात की, अभी मैं पीएसयू की बात करूंगा। सुबह मैंने एक बैंक ऑफ बड़ौदा दिया था और मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है और इनफैक्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे ये सरपास होते जा रहा है। 182 मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। इसको सरपास करने के बाद यहाँ पे रैली जो है ये अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। इट्स ए बाय इन बैंक ऑफ बड़ौदा, सिर्फ 2 रुपए का स्टॉप लॉस 182 में, फ्यूचर की बात करो 182 का स्टॉप लॉस रखा है, 184.10 पे चल रहा है। बाय करे बैंक ऑफ बड़ौदा, टारगेट रहेगा करीबन 190 का, जो रिसेंट आया था मुझे लगता है एक बार के लिए रिटेस्ट होगा। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा कल नंबर्स आने हैं, इसका ध्यान रखिएगा, लेकिन रीसेंट हाईएस्ट टेस्ट करने के लिए तैयार स्टॉक। ये राजेश जी की कॉल। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड? जी गुड, मुझे लगता है मैं जाइडस लाइफ के साथ जाना चाहूँगी। फ्यूचर्स में अभी 520 ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस यहाँ पे 516 का रहेगा, टारगेट्स ऑफ 527 एंड 530। तो जाइडस में एक अपॉर्चुनिटी 520 का ट्रेड आप इस समय खरीदें। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बनती हुई दिखाई दे रही है। घूम फिर के 44,069 के आसपास निफ्टी आ चुका है, 275 पॉइंट की लेकिन बढ़त कायम है और 76 अंकों का इजाफा। तो 18,400 से कुछ हल्का सा नीचे अब निफ्टी भी आता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए, हमने बीटीएसटी ट्रेड्स निपटा लिए, लेकिन डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स पर आज नजरें हैं, क्या ट्रेड वहां पर लिया जा रहा है? यतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतन, बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षदा। और अगर हम डीलिंग रूम्स की माने तो आरईसी ये एक स्टॉक है जो मल्टी ईयर हाई पे है, और डीलिंग रूम्स की अगर हम माने तो काफ़ी अच्छा यहाँ मोमेंटम बना हुआ है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं और पोजिशनली इनको लगता है स्टॉक लगभग 150 रुपये तक जा सकता है। स्टॉक अच्छे डिविडेंड यील्ड पे है और ओवरऑल काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है पिछले क्वार्टर्स में। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि एनबीएफसी की जो रैली है यहाँ शायद आरईसी में भी थोड़ा बहुत मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़े। जो वायदे बाजार की बात करें तो फ्रेश बाइंग आज के ट्रेडिंग सेशंस में दिखाई पड़ रही है। आज जो पोस्ट मार्केट नंबर्स आएंगे वो आएंगे एस्ट्रल के। ये पिडलाइट और का कॉम्पिटिटर है और ऑब्वियसली पीवीसी पाइप्स में है। डीलिंग रूम्स की अगर हम माने तो एचएनआई काउंटर्स पे काफ़ी सारी यहाँ बाइंग हो रही है। इनफैक्ट अगर हम ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो रिजल्ट्स के पहले पहले यहाँ लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ शायद एक बीटीएसटी का ट्रेड बनेगा जहाँ 2 से 3% की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में। तो एस्ट्रल एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स रिजल्ट्स के पहले पहले लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर रहे हैं। ओके, चलिए, एस्ट्रल काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव इस समय स्टॉक में और ये एक अच्छा मूव कर रहा है। आरईसी में भी 0.3% का मूव इस समय। इनफैक्ट मानस, एस्ट्रल पर एक बार जरा चार्टिकली एक व्यू दिया जाए डे हाई पर इस समय। बिल्कुल, देखिए इसको भी मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था बीटीएसटी कॉल के लिए एस्ट्रल को, क्योंकि यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर आपको पिछला सेशन याद हो तो जो क्लोजिंग थी वो एक ब्रेकआउट दिखा रही थी और मेरा समझना था कि उसके बाद आपको 1625 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। आज भी क्या काफी बेहतरीन ट्रेंड देखने को मिला है। आई थिंक अभी भी आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 1565 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, पहला टारगेट 1625 और शायद उसके बाद आपको 1650 तक के स्तर भी एस्ट्रल में देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए फिर एक काम करते हैं, इस क्लोज को थोड़ा समझा जाए और थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, थोड़ी सी निराशा है इस क्लोज में, क्योंकि जो लास्ट का 1 घंटा है उसमें हश्ता सिर्फ बैंक निफ्टी नीचे नहीं आया, निफ्टी भी नीचे आया एक्चुअली हायर लेवल से। और निफ्टी मेरे ख्याल से करीब करीब अपने हाई से गिरा करीब करीब
67-68 पॉइंट गिरा अपने हाई से। और ये देखिए लास्ट के 10-15 मिनट में एक क्लियर कट स्लाइड आपको विजिबल होगी। और इवन निफ्टी मिड कैप भी लास्ट के कुछ मिनटों में गिरा। और ऑब्वियसली निफ्टी बैंक तो वो ऑल टाइम हाई से बस ऑलमोस्ट उसको किसिंग डिस्टेंस से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है। लेकिन कल बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल दोनों HDFC और HDFC बैंक एक्स डिविडेंड जा रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट पर वो देखना होगा। मेरे ख्याल से थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आपको अगर आपने आज सुबह ट्रेड ली। और अगर आप ऑल टाइम हाई के वेट कर रहे थे और वहाँ पर बुक करना चाहते थे तो वो खैर ऑलमोस्ट वहाँ तक गया था, वरना मेरे ख्याल से यहाँ एक फ्रेश प्रॉफिट बुक करके आप कल सुबह फिर फ्रेश कॉल लीजिए, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि सीधा रन अवे कर रहा है, इंट्राडे में अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है मार्केट आपको, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसके हिसाब से अब 18,391 पर निफ्टी और 18,420 की क्लोजिंग की मैंने बात की थी कि उसके ऊपर क्लोज हुई तो शायद एक वन वे रैली होगी, लेकिन अब 18,420 से थोड़ा नीचे क्लोज हो रहा है। तो इस हिसाब से क्लोज थोड़ा सा ख़राब। और बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ इंटैक्ट है, लेकिन क्लोज के हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उसके बाद कल एक फ्रेश रिविजिट करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को। जी हाँ, तो कल एक और दिन एंड होपफुली कल के सत्र में हम थोड़ा सा और एक्शन जोर पकड़ता देखेंगे। आज के लिए 44,100 के आसपास ही यहाँ पर मामला टिकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आप जो मेंशन कर रहे थे ना अनुज की मुनाफा वसूली आई है, एक स्टॉक जहाँ पर हर टिक के साथ पूरे दिन जो दबाव था, अदानी एंटरप्राइजेस करीब 2.5% नीचे और पिछले 10-15 मिनटों में 1% और प्रेशर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है, तो वो एक बड़ा ड्रैगर साबित हुआ है। फिर बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर्स हो, एशियन पेंट जैसे काउंटर्स हो, वहां पर भी करीब 0.5% से ज्यादा की मुनाफा वसूली होती है। अदानी में वो शायद वो मामला भी पोस्टपोन हुआ है आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में, वो जो हेयरिंग चल रही थी आई थिंक वो अब शायद कल होगी, तो उसकी वजह से एक शायद इम्पैक्ट आया हो। लेकिन ठीक है, मार्केट ओवरऑल ख़राब नहीं है मार्केट, मतलब ये एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि मार्केट आपको आप ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट करें तो ऑल टाइम हाई पर ही क्लोज देगा। थोड़ा सा मार्केट बीच बीच में इस तरीके से आपको बिहेव करेगा। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन है। वैसे एक बार जेंसर का स्टॉक लेकर आइए, कैश का स्टॉक है, लेकिन इसने अभी आज एक फ्रेश एक न्यू हाई लगाया स्टॉक ने और शानदार मूव यहाँ पर। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर भी एक अच्छा मूव, इनफैक्ट मुझे याद है उज्जीवन के नंबर्स उस दिन आए थे, हम नोटिस कर रहे थे और वहाँ से एक अच्छा मूव आया था उज्जीवन में। और बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी एक अच्छा स्टॉक है। अच्छा, सुबह अशोक लेलैंड शायद गाबा सर की कॉल थी, एक बार जरा इसको रिविजिट किया जाए। गाबा सर, मेरे ख्याल से आपने सुबह सुबह कॉल लिया था ये शायद हमारे मॉर्निंग शो में। नहीं, मेरा कॉल नहीं था, लेकिन पिछले दिनों कुछ दिनों पहले मैंने अशोक लेलैंड जरूर दिया था, उसका टारगेट 150 था, वो अचीव हो चुका है। लेकिन अब भी इसमें तेजी नजर आती है मुझे अशोक लेलैंड में, और लगता है कि 150 का स्टॉप होना चाहिए या 152 का स्टॉप होना चाहिए। अब ये जा रहा है 160 की तरफ। यस, अशोक लेलैंड में तेजी है और ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। वीरू, आपको याद है सुबह डिस्कशन हुआ था अशोक लेलैंड पे? मुझे याद है कि डिस्कशन हुआ था सुबह। जी हाँ, अशोक लेलैंड पे डिस्कशन हुआ था सुबह आशीष बहती के साथ। अनुज, आपको याद होगा अशोक लेलैंड की उनकी कॉल थी, आशीष बहती के साथ कॉल हुई थी और ये ट्रेड हमने सुबह सुबह पिक किया था अप्रॉक्सीमेटली 149 की डिरेक्टरी में, 4980 की डिरेक्टरी में। यस, लगभग 9:30 बजे के आसपास। अब डे हाई पर 153.50 के स्तर पर। याद रखिएगा अशोक लेलैंड अक्टूबर 2022 से लेकर अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज होता हुआ। इस ट्रैजेक्टरी में फेब 2013 में भी प्लेस्ड हुआ था, लेकिन वहां से कोलैप्स हो गया था, बट एक क्लोज बेहद शानदार रहा। अब एक काम करते हैं, जरा ओआईएस को देखते हैं, यानी हायर लेवल से इंडस्ट्रीज थोड़ा सा शेड तो हुए, नो डाउट अबाउट दैट, बट बाजार कल के लिए क्या तैयारी करके गया है? सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो आप ये तो पहले ओवरऑल स्टैट्स हैं। 57 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग 81 पे, दैट मीन्स थोड़े बहुत जो शॉर्ट्स थे भी उन्होंने अपने आप को एग्जिट करते दिखा। आज वो एग्जिट कर रहे थे। शॉर्ट मात्र 15 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 33 पर रहेगी। लॉन्ग्स कहाँ पे थे? DLF स्टार ऑफ द डे जिसे कह सकते हैं आप, पोस्ट अर्निंग्स। बाकी इसने अपने साथ पूरे के पूरे स्पेस को खींचा। ओबरा रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, सन टीवी, हीरो मोटोकॉर्प में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी टू व्हीलर स्पेस में। PFC में, RBL बैंक में, मिड कैप में काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग। डिक्सन, हिंदुस्तान कॉपर और डाबर आज थोड़ी शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहे थे। शॉर्ट का आंकड़ा बहुत थिन था, इट वॉज हार्डली 15 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 33। आइए देखते हैं ये कहाँ पे था। ये जो थोड़ी बहुत शॉर्टिंग या फिर जो मुनाफा वसूली हुई वो कहाँ पे हुई? वो स्लाइड नहीं है तो इनफैक्ट आइए स्टैट्स पे चलते सीधे। टॉप ओआई गेनर्स सेक्टर्स कौन से थे? ये रही आपकी स्क्रीन पे इनफैक्ट प्लेट है। अदानी एंटरप्राइजेस, दिवीज लैब, ग्रेनुअल्स में एक ब्रेकडाउन था, डॉक्टर लाभपात लैब और PI इंडस्ट्रीज सब में एक ब्रेकडाउन था। शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे हुआ।
स्पेशली ग्रैन्यूल्स में याद रखिएगा। एबीबी में प्रॉफिट बुकिंग, नवीन फ्लोरिन में प्रॉफिट बुकिंग, सिमंस में प्रॉफिट बुकिंग और वोल्टास में प्रॉफिट बुकिंग। हालांकि सिप्ला एक ब्रेकडाउन का केस है, अदरवाइज ये बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं जिनमें एक बड़े मूव के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई। टॉप ओआई गेनर्स अगर आप देखें तो फीसदी के लिहाज से इट्स जिसमें सबसे बड़ा बिल्डअप हुआ वो था पीवीआर, नहीं माफ कीजिएगा, सबसे बड़ा बिल्डअप था आपका एक बार बैंकिंग स्पेस में और ऑटोमोबाइल स्पेस में। पहले मैं ऑटोमोबाइल से शुरुआत करता हूँ। नो डाउट टाटा मोटर्स एक बड़ा इंपैक्ट डालता हुआ। हालांकि देखें तो आप अशोक लेलैंड जिसका अनुज जिक्र कर रहे थे आज 8% बिल्डअप, आयशर मोटर करीब 11% बिल्डअप, एमएनएम लगभग 4.5% बिल्डअप और टाटा मोटर्स लगभग 3.25% का बिल्डअप। स्पेशली अशोक लेलैंड याद रखिएगा ओआई की शीट में ये बहुत इंप्रेस करता हुआ। बैंकिंग में बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दो स्टॉक सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई गेन करके गए। और कोटक महिंद्रा बैंक 1973, कोटक महिंद्रा बैंक इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हुआ है विद स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन। आई थिंक इस स्टॉक के बारे में बहुत चर्चा नहीं हुई इस कार्यक्रम में। यस, 1974 पे कोटक महिंद्रा बैंक पोस्ट नवंबर 2022 अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर पर जाके बंद हुआ और दिग्गज बैंकों में याद रखिएगा लार्ज कैप प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में सबसे अच्छा ओआई एडिशन कोटक महिंद्रा बैंक में विजिबल है। एक दो स्टॉक्स का जिक्र और कर देता हूं कोटक महिंद्रा बैंक के बाद जिनमें काफी अच्छा ओआई हुआ। इसमें एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के वॉल्यूम्स मतलब ओआई काफी थिन थे और बैंक ऑफ बड़ौदा अर्निंग से पहले यहाँ पे अच्छा ओआई हुआ। और एक बार लेके आइए आप फाइनेंस स्पेस, याद रखिएगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ऑलमोस्ट अपनी अगर आप देखें हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हो रहा है। कैनफिन होम्स 9% का बिल्डअप, एसबीआई कार्ड्स हर्षद ने इसका ट्रेड पिक किया था 11.8% बिल्डअप और साथ ही साथ एसबीआई लाइफ यहाँ पे काफी अच्छा एडिशन है। आरएसी पीएफसी का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा कर ही रहा है। फाइनेंस के बाद एक बार देखिए आप एफएमसीजी बास्केट को, यहाँ पर भी आज कुछ अच्छे ओआई एडिशंस विजिबल थे। कोलगेट पामोलिव हालांकि सुबह सुबह इसने एक 1705 का इंट्राडे हाई लगाया, उसके बाद कोलैप्स हुआ, बट अगर आप अपने साथ देखें तो ये 16% का ओआई आता हुआ। साथ ही साथ आईटीसी, एचयूएल और एक स्टॉक और जिसने आज शॉर्ट कवरिंग विटनेस करी वो था बाटा, आज करीब 1.25% ऊपर था लेकिन करीब 2.6% का ओआई शायद, दैट मीन्स आज यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। अनुज बिल्कुल, और थोड़ा सा दूर रह गए हम। हालांकि आज का क्लोज जो है बैंक निफ्टी का वो ऑल टाइम हाई होगा, मतलब अब मुझे लगता नहीं कि उसके नीचे हम आ पाएंगे। 43,049 वो लेवल है जिसके ऊपर अगर क्लोज हुआ तो ये ऑल टाइम क्लोजिंग हाई होगा बैंक निफ्टी का। जरा बैंक निफ्टी वापस लेकर आइए, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आखिरी के 30 मिनट का एवरेज प्राइस जो है, वेटेड एवरेज प्राइस है, वो लिया जाता है। तो इसके लिए बैंक निफ्टी 44,049 के ऊपर 44,070, मुझे लग रहा है कि ये 44,050 के ऊपर ही बंद होगा। तो एटलीस्ट क्लोजिंग बेसिस पर आज हम ऑल टाइम हाई लगा देंगे। इंट्राडे पर भी हो गया था ऑलमोस्ट, वो बस 0.1 पॉइंट से रह गया। वो फिर कल परसों आ जाएगा। रेडार पर आ गया है, बस उस पर बैठना ज़रूरी है कि उन लेवल्स पर एकदम हम सेटल हो जाए और वहाँ से आगे की तस्वीर बनाते हुए दिखाई दे। अच्छा, आखिरी 4 मिनट बचे हैं तो एक दो ट्रेड्स भी मेंशन कर देते हैं। हमने टाटा मोटर्स का जिक्र किया था, अचानक हीरो मोटो कॉर्प देखिए 3% के गेंस पर एक क्लोज दिखा रहा है और पूरे वो कंजम्पशन थीम में आईटीसी के साथ साथ एचयूएल भी आज तेजी में। तो ये इनफैक्ट एक पॉकेट है जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। क्लियरली कंजम्पशन थीम अच्छा खासा जोर पकड़ रही है। गावा साहब, हीरो मोटो 2692 पर कल के लिए क्या लग रहा है? हीरो मोटो तो अच्छा लग रहा है मुझे कल के लिए। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, बहुत अच्छा अप भी मिला है, 3% अप है। स्ट्रक्चरली लगता है कि पुल आउट है यहाँ पर। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 2750 2800 पॉसिबल है आते दिन में। यस, टॉप होगा 2650। यस, हीरो मोटर्स गुड। 2650 में एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और 2700 के बियॉन्ड जाने की तैयारी। 10 रुपए और ऑफ कोर्स उस लेवल को हम छुपाते। अच्छा, जाते जाते आज जुबलेंट फूड में भी थोड़ी सी खरीदारी हो गई है। ज्यादा कुछ मेंशनेबल नहीं है, 0.5% ही ऊपर आया, लेकिन यू नेवर नो कल के सत्र में ये चल जाए। मानस, जुबलेंट को मुझे याद है पिछले हफ्ते आप ट्रैक कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए जुबलेंट फूड में पहले भी मैंने रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा, 100 मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो आप फ्रेश खरीदारी के लिए इंतजार करेंगे। अब जब एक कोई नया ब्रेकआउट 475 के ऊपर देखने को मिलेगा तब खरीदारी करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो आपको 505 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 455 है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं।
ओके, तो ये जुबिलेंट फूड देखते हैं कल क्या लेकर आता है। आज थोड़ा सा मोमेंटम इसमें आ रहा था। ओवरऑल हमने देखा है कंजम्पशन थी अच्छी खासी जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी 2.5 मिनट बचा है। 15151.7 तक पहुंचे और वहां पर गाड़ी टिकी नहीं, थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई, लेकिन ईदर वेज हम एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं 270 अंकों के इजाफे के साथ। निफ्टी बैंक रादर निफ्टी की हाल देखिएगा, 18,400 के ऊपर काफी हम कंफर्टेबल दिख रहे थे, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर जब निफ्टी बैंक में मुनाफा वसूली आई तो निफ्टी भी तो हल्का सा कूल ऑफ करता हुआ दिखाई दिया। आज हमने देखा है कई पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिली है। आईटी काउंटर्स में निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 100.2 पर, ऑटो सेक्टर आप देखेंगे तो वहां पर खरीदारी देखने को मिली। एफएमसीजी स्टॉक्स में हमने देखा है पार्टिसिपेशन रहा है, तेजी की पोजीशंस वहां पर भी नजर आई हैं। तो अलग अलग पॉकेट्स ने आज दरअसल मार्केट को साथ दिया है और रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आज हमने देखा है खरीदारी। कुछ आज के हाइलाइट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और फिर वो क्लोजिंग देखेंगे। पहले तो आप लेकर आइएगा टाटा मोटर्स नतीजे बहुत ही शानदार, प्रॉफिट आया है और जेएलआर के लिए विजन अच्छा रखा है कंपनी ने। स्टॉक लगभग 3% ऊपर जाकर टिकता हुआ 530 पर ये जाकर टिका। रियल एस्टेट में जो आउट परफॉर्मर था वो तो अनडाउटेडली डीएलएफ था, क्योंकि यहां पर हमने देखा बुकिंग्स कलेक्शंस रिकॉर्ड हाई पर आते हुए दिखाई दिए। 7% तक की तेजी इसमें बनती दिखाई दी है और इसको फॉलो किया फिर ओबरॉय रियल्टी ने, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे काउंटर्स ने, जहां पर हमने देखा है मैक्रोटेक ने जहां पर खरीदारी देखने को मिली। तो ये पूरा पॉकेट था जहां पर अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। फिर आईटी कंपनियों पर आए तो इन्फोसिस, आपका विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स थे जहां पर कुछ खरीदारी के अंश आए, लेकिन इन्फी सबसे कॉन्फिडेंट करीब 1% के गेन्स पर ये जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। मणप्पुरम फाइनेंस मिड कैप्स में आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि आपको याद होगा पिछले 2 हफ्तों में काफी धुलाई हुई थी, नतीजे अच्छे, स्टॉक कोशिश कर रहा था पॉजिटिव टेरिटरी में रहने की, 1.25% के गेन्स पर यह जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। नवीन फ्लोरिन वैसे नतीजे खराब नहीं थे, अच्छे नतीजे थे, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर कुछ मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले, 1.25% नीचे जाकर टिकता हुआ ये काउंटर दिखाई दिया। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज हमने देखा खबरें थी और उस लिहाज से पोजीशंस भी आई हैं। HAL, BDL जैसे काउंटर्स, मजगांव डॉक जैसे काउंटर्स, सुबह में वहां पर खबरें थी तो लगभग 2% के गेन्स यहां पर HAL, BDL में आते हुए दिखाई दिए। मोमेंटम देखने को मिला था इन काउंटर्स में। अब आते हैं हमारे हीट मैप पर, जहां पर आज का क्लोज आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक 44,061 के आसपास टिकता हुआ दिखाई दे रहा है और निफ्टी खुद 18,387 के लेवल्स पर। कहां तेजी है? ऑटो कंपनियां, हीरो मोटोकॉर्प 3% ऊपर, 2.85% के गेंस टाटा मोटर्स में। इसके अलावा आप देखिएगा M&M में तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। आयशा बढ़त पे कारोबार करता हुआ दिखाई दिया था। थर्सडे को आएंगे SBI के नंबर्स, उससे पहले 0.5% ऊपर ये इंडसइंड बैंक जैसे ट्रेड्स, आपका L&T जैसा ट्रेड जमा है। HDFC बैंक में 0.5% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए। कोटक का पार्टिसिपेशन था। ICICI बैंक ने कुछ हिस्सा लिया है इस तेजी में, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा तेजी नहीं दिखाई दी जितनी शायद बाकी स्टॉक्स में देखने को मिली। एकदम फ्लैट क्लोज देखने को मिला है। रिलायंस भी एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही सपाट क्लोज दिखा रहा है। प्रेशर कहाँ पे था? BPCL जैसे ट्रेड, सिप्ला जैसे ट्रेड्स, ऑफ कोर्स अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट में हमने देखा सेल साइड की पोजीशंस आती हुई दिखाई दी और मारुति करीब 1% नीचे। ऐसे दिन जहां पर ओवरऑल ऑटो सेक्टर में तेजी रही। तो यह है फिलहाल आज के लिए आपका क्लोज 18,386 निफ्टी पर और निफ्टी बैंक 44,100 के करीब नहीं टिका है, 44,053 पर यह आकर टिकता हुआ साफ दिखाई दिया है। 250 पॉइंट ऊपर लेकिन कूल ऑफ देखने को मिला है आइदर वेज। चलिए फटाफट से मैं सीधा सौदा के आउट परफॉर्मर्स आपकी स्क्रीन पर रख दूंगी। फिर एक लास्ट वर्ड आज के क्लोज पर। VST टिलर्स नतीजों पर 9% भागा, DLF नतीजों पर 7% भागा, AMI ऑर्गेनिक्स नतीजों पर 6% ऊपर, GE शिपिंग में भी करीब 7% तक के गेन्स देखने को मिले। आरती फार्मा नंबर्स खराब थे तो 8% का नॉक लिया। कोलगेट, रेनबो मेडिकेयर और मणप्पुरम फाइनेंस ये भी नंबर्स वाले ही प्ले थे जो नीरज ने आज आइडेंटिफाई किए थे। तो ये स्टॉक्स जहां पर हमने देखा सबसे बड़ा एक्शन नजर आया। बिल्कुल क्लोज, लेकिन आज का बैंक निफ्टी में एटलीस्ट रिकॉर्ड हाई पर और 18,398 पर निफ्टी और 44,072 पर बैंक निफ्टी। तो ये बैंक निफ्टी के लिए लाइफ टाइम क्लोजिंग हाई, इंटरडे हाई नहीं लगा, 0.1 पॉइंट से रह गया, लेकिन क्लोजिंग हाई। और कल काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन होगा क्योंकि 2-3 बड़े नंबर्स आने हैं, प्लस HDFC ट्विंस उनका एक्स डिविडेंड। देखते हैं कल किस तरीके से मार्केट मूव करता है।
जी हाँ, अनुज जी आप कह सकते हैं कि नहीं पार हुआ पिछला छोर, मंगल को दिल मांगे मोर। मंगल से थोड़ी उम्मीद लगा के बैठते हैं कि शायद वो पिछला छोर पार हो जाए। और इन्हीं उम्मीदों के साथ कल सुबह फिर मॉर्निंग कॉल में हर्ष था, मैं नीरज और आशीष मुलाकात करेंगे आपसे, और उसके बाद मुनाफे की तैयारी आशीष और अनुज के साथ। नमस्कार।